देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज क्या, स्क्रीन शेयर। यस मैम। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने लिमिट कंटिन्यूटी जो है वो कंप्लीट किया था। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे रेशियो। ठीक है, तो रेशियो, प्रोपोर्शन, इंडिसेस, लॉगरिथम, ये चैप्टर्स जो है हम लोग एक के बाद एक करेंगे। तो सबसे पहले आज हम लोग स्टार्ट करेंगे रेशियो। ठीक है, आसान है। ठीक है, तो देखो रेशियो का मतलब क्या होता है। रेशियो का मतलब क्या होता है? रेशियो का मतलब ये होता है नॉर्मली मैथ्स में कि हम ये बोल सकते हैं, रेशियो का ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, हाउ मेनी टाइम्स वन नंबर कंटेन एनदर। ठीक है, ये रेशियो हो सकता है। अब इस चीज को समझने के लिए जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि रेशियो जैसे दो ऑरेंज है और मान लो कि तीन एप्पल है। ठीक है, ये तीन एप्पल है और दो ऑरेंज बना लेते हैं। मान लो दो ऑरेंज, तो ये थ्री एप्पल्स हो गया। ठीक है, मान लो, क्योंकि एप्पल जैसा हुआ तो हम नहीं लेते हैं। तो ये थ्री एप्पल हो गया और ये टू ऑरेंज हो गया। ठीक है, अब इसका अगर रेशियो करनी बोले तो अगर हमें बोले कि एप्पल इज टू ऑरेंज करो तो हम लोग बोलेंगे 3:2। ठीक है, कि इतने सारे। और बोला कि ऑरेंज इज टू एप्पल करो तो बोलेंगे 2:3। मतलब ये चीज का मतलब ये हो गया कि हमारे पास दो ऑरेंज में तीन एप्पल है। ठीक है, और हमारे पास दो ऑरेंज है और तीन एप्पल है। ठीक है, और अगर हमें टोटल करने बोले तो हम लोग ये बोलेंगे, एप्पल को हम लोग रेशियो का ऐसे दिखाते हैं ना, 3/5। ठीक है, और ऑरेंज के केस में दिखाएंगे यहाँ पर 2/5। ये वाला बोल रहे हैं। इधर वाला कैसे दिखाएंगे, एप्पल का जो पार्ट है वो हम लोग ऐसे दिखाएंगे, ऑरेंज का, सॉरी, 2/5, और एप्पल का हम लोग ऐसे दिखाएंगे 3/5। इसका मतलब क्या हो गया, आउट ऑफ टोटल एप्पल कितना है, 3। आउट ऑफ टोटल जो है ऑरेंज कितना है, 2। देखो वही है, आउट ऑफ टोटल, टोटल फ्रूट्स कितने हैं, 5। आउट ऑफ 5 3 है। तो इसीलिए ये ऐसे ऐड किया जाता है। मतलब रेशियो का जब कैलकुलेशन करते हो तो इस तरीके से करते हो ना, तो रेशियो का कैलकुलेशन इस तरीके से करने का यही रीजन है। ये देखो, फिर आउट ऑफ 5 2 ऑरेंज है, आउट ऑफ 5 3 एप्पल है। ठीक है, तो ये हो गया। हमें क्या बोला है, हाउ मेनी टाइम्स वन नंबर कंटेन अनदर। ठीक है, तो कितना बार जो है एक नंबर और दूसरे नंबर में, ये देखो मतलब बेसिकली हम लोग कंपैरिजन बोल सकते हैं, इसे रिलेशन बोल सकते हैं। ठीक है, और रेशियो को इस तरीके से लिखा जाता है। ये जो है ये इक्विवेलेंट बताता है। ठीक है, कि 3:2 बोलते हैं इसे, बेसिकली 3:2, 2:3। ठीक है, तो जैसे बोलेगा हमें वैसा लिखना है। अगर एप्पल इज टू ऑरेंज बोला तो 3:2, अगर ऑरेंज इज टू एप्पल बोला तो 2:3, इस तरीके से लिखना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पर क्या बोला है रेशियो को डिफाइन करने के लिए। रेशियो को हम लोग जो है बहुत सारे प्रैक्टिकल फील्ड्स में यूज करते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे, इट इज गिवन दैट ए सर्टेन सम ऑफ मनी इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। जैसे हमें बोल दिया कि ये 5,000 रुपए जो है तीन लोगों में बांटो, ए बी सी में, तब हम लोग रेशियो का यूज करते हैं। तो हम लोग पूछते हैं ना कि कैसे, हिस्सेदारी क्या है, कैसे बांटे, मतलब ए को कितना मिलना चाहिए वो तो बताओ, तब तो बांटेंगे, तब तो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो जैसे मान लो बोल दिया गया कि ऐसे बांटना है, 2:1:2। ठीक है, तो ए को कितना मिलेगा, बी को कितना मिलेगा, सी को कितना मिलेगा, तो बोलो कितना मिलेगा, कैसे निकालेंगे, ये चीज कैसे निकालेंगे। अगर हमें बोला कि 5,000 रुपए डिस्ट्रीब्यूट करो ये तीन लोगों में, ए बी और सी में, और हमें रेशियो दे दिया है, तो हम लोग कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। मतलब एक्चुअली हमें रेशियो देगा तो ही हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर पाएंगे। तो बोलो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें। 5 into 2/5। 2/5, 5,000 इंटू 2/5, और यहाँ पर हो जाएगा 1/5, और यहाँ पर हो जाएगा 2/5। ठीक है, ये क्यों हुआ, क्योंकि हमारे पास ये देखो टोटल कितना पैसा डिस्ट्रीब्यूट करना है। अगर रेशियो के हिसाब से देखे तो टोटल 5, आउट ऑफ 5 ए को कितना मिलना चाहिए, 2। आउट ऑफ 5 एक बी को कितना मिलना चाहिए, 1। और आउट ऑफ 5 सी को कितना मिलना चाहिए, 2। ठीक है, लेकिन हमारे पास जो 5 है वो तो इक्विवेलेंट टू 5,000 है, क्योंकि टोटल रेशियो के हिसाब से 5 हो रहा है। लेकिन अगर देखा जाए तो 5 इक्विवेलेंट टू 5,000 है ना, इसीलिए इसमें ऐसे मल्टीप्लाई 5,000 करेंगे तो आंसर आता है।
ये जो प्रोसेस फॉलो करते हैं ना, ये इस वजह से करते हैं। तो यहाँ पर कितना हो गया 2000, यहाँ पर कितना हो गया 1000, यहाँ पर कितना हो गया 2000, ऐसे डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब इसका लॉजिक क्या हुआ, ये रेशियो हमें ये बता रहा है कि टोटल क्वांटिटी 5, उसमें 5 में ए का हिस्सेदारी, ए का पार्ट 2, बी का पार्ट 1, सी का पार्ट 2, ठीक है। अब टोटल इक्विवेलेंट टू 5000, मतलब हम लोग ये बोल सकते हैं कि 5 इक्विवेलेंट टू कितना हो गया 5000, ठीक है। तो अगर 5 5000 के बराबर है तो हम लोग उसको ऐसे बोल सकते हैं कि फिर हमें अगर पूछ रहा है कि ए को कितना मिलना चाहिए, तो हम लोग ये बोलेंगे कि आउट ऑफ 5 अगर ए को 2 मिलता है तो आउट ऑफ 1 ए को कितना मिलेगा 2/5 यूनिटरी मेथड, तो आउट ऑफ 5000 ए को कितना मिलेगा 2/5 इंटू 5000। इस वजह से रेशियो में ऐसे कैलकुलेशंस किए जाते हैं, ठीक है। हमें इस तरीके से यूनिटरी मेथड तो करना नहीं पड़ेगा, हम लोग सीधा सीधा रेशियो के बेसिस पे कैलकुलेशन करेंगे, लेकिन ये हम लॉजिक बता रहे कि ये ऐसे मल्टीप्लाई करके हम लोग क्यों निकालते हैं। तो उसका लॉजिक ये है कि रेशियो के हिसाब से 5 में ए का पार्ट 2, ठीक है, तो 1 में कितना ए का पार्ट है 2/5, तो 5000 में ए का पार्ट कितना हो जाएगा 2/5 इंटू 5000। और यूनिटरी मेथड का रूल्स क्या होता है कि कम से, ये देखो 5 पार्ट में अगर 2 हिस्सेदारी है तो 1 पार्ट में कम होगा, कम होने से डिवाइड, 5000 में ज्यादा होगा, ज्यादा होने से मल्टीप्लाई, ठीक है। अच्छा, अब ये काम में आ सकता है, प्रैक्टिकल फील्ड में बोला ना काम आएगा, तो उसमें ये एक एप्लीकेशन हो गया कि हमें अगर किसी अमाउंट को कुछ लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करने बोला है तो हम लोग रेशियो का यूज करते हैं। नेक्स्ट देखो बोल रहा है, उसके बाद if first part is given then we can find out total amount and the other two parts, ठीक है। तो बोल रहा है कि अगर हमें फर्स्ट पार्ट एटलीस्ट गिवन है, जैसे यहाँ पर तो मैंने पूरा रेशियो दिया था, यहाँ पर बोल रहे हैं कि अगर हमें फर्स्ट पार्ट गिवन है तो हम लोग बाकी दो पार्ट्स को निकाल सकते हैं, या फिर क्या बोल रहे हैं कि टोटल अमाउंट को फाइंड आउट कर सकते हैं। मतलब ऐसा हो गया कि 5000 डिस्ट्रीब्यूट करना है ए बी और सी में, हमें पता है ए को दिया जाएगा 2000, तो बाकी लोगों को कितना दिया जाएगा ऐसे भी हमें पूछ सकता है, तो हम लोग बाकी लोगों का भी रेशियो करके निकाल सकते हैं। तो मतलब रेशियो का इस तरीके का एप्लीकेशन होता है। फिर बोल रहा है इन द केस व्हेन रेशियो बॉयज एंड गर्ल्स इन स्कूल इज गिवन द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इज आल्सो गिवन, देन if we know the number of boys in the school we can find out the total number of girls in the school by using ratio। बोल रहा है कि अगर हमें रेशियो बॉयज और गर्ल्स स्कूल का दिया हुआ है, मतलब ये एक स्कूल है, ठीक है, ये एक स्कूल है, यहाँ पर कितने बॉयज हैं और कितने गर्ल्स हैं, ठीक है, उसका रेशियो दिया हुआ है। मान लेते बॉयज और गर्ल्स है 1:1, इक्वल इक्वल है, ठीक है। अच्छा, अब बोल रहा है द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इज ऑल्सो गिवन, और बोल रहा है कि टोटल इसमें कितने स्टूडेंट पढ़ते, टोटल मान लेते हैं 1000 स्टूडेंट इस स्कूल में पढ़ते हैं, ठीक है, ये हमें गिवन है और रेशियो गिवन है। Then if we know the number of boys in the school, अगर हमें पता है कि number of boys in the school कितने हैं, तो हम लोग number of girls in the school जो है वो रेशियो से निकाल सकते हैं। मान लेते हैं boys है 500, तो गर्ल्स कितने हैं, बोल रहे हैं कि हम लोग निकाल सकते हैं, तो बोलो गर्ल्स कितने हैं। अगर रेशियो 1:1 है, टोटल 1000 स्टूडेंट्स है, तो बॉयज अगर 500 है तो गर्ल्स कितने हैं 500। 500 ऑब्वियसली, ठीक है। तो इसको कैसे निकालेंगे, ऐसे 1000 इंटू 1/2 कर ही आ जाएगा, 500 ऐसे निकाल सकते हैं। या फिर दूसरा भी तरीका है, जैसे कि बॉयज बाय गर्ल्स, ये रेशियो हो गया, ठीक है, बॉयज इज टू गर्ल का, ये 1:1 है, तो नंबर ऑफ बॉयज दिया हुआ है हमें कितना 500 बाई जी इक्वल टू 1/1, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, गर्ल्स का नंबर आ गया 500, ऐसे करके भी निकाल सकते हैं। बट ये तो रेशियो का पूरा पूरा हमें यूज बोल रखा है, बट हमें जो है यहाँ पर एमसीक्यू बेसिस पे करना है, तो हम लोग देख लेंगे कि एमसीक्यू बेसिस पे कैसे करने से हमें आसानी से आंसर मिलता है, ठीक है। ये हो गया रेशियो का अलग अलग एप्लीकेशन के रेशियो को हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हमें मेनली जो इसमें देखना है इसका रेशियो का जो रूल्स वगैरह है, ठीक है, तो वो देखेंगे। तो सबसे पहला बात है कि रेशियो में क्या होता है, कंपैरिजन होता है, मतलब कितने स्टूडेंट है, कितने सारे स्टूडेंट में कितने बॉयज है कितने गर्ल्स है, तो इक्वल हो गया 1:1, ठीक है। तो कंपैरिजन भी कर सकते हैं कि स्कूल में ज्यादा बॉयज है कि ज्यादा गर्ल्स है, नहीं, इक्वल इक्वल है मेरे एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो रेशियो को इसीलिए कंपैरिजन भी बोला जाता है। लेकिन यहाँ पर रेशियो जो है ना, वो हमेशा कैसे होता है, रेशियो जो है वो हमेशा सेम क्वांटिटी में होगा, देखो सॉरी सेम काइंड में होगा कंपैरिजन। जैसे देखो हम यहाँ पर लिख रहे हैं
सैलरी ऑफ टीचर्स इन ए स्कूल, एक स्कूल में टीचर्स का सैलरी इज टू नंबर ऑफ स्टूडेंट इन स्कूल, ठीक है, उसी स्कूल में कितने स्टूडेंट्स है उसका अगर हम लोग रेशियो बनाएंगे, ये कभी बन नहीं सकता है। क्यों? बिकॉज रेशियो एक कंपैरिजन होता है, ठीक है, कंपैरिजन, ठीक है, कंपैरिजन होता है। तो वो कंपैरिजन हमेशा कैसे पॉसिबल है? सेम काइंड ऑफ थिंग्स में पॉसिबल है, ठीक है, सेम काइंड ऑफ थिंग्स में जो है रेशियो करना पॉसिबल है, ठीक है। क्योंकि देखो, जैसे कि ये देखो, ये फ्रूट्स था, दोनों ही फ्रूट्स था, ठीक है, तो हम लोग कंपैरिजन कर सकते हैं। ये सभी के पास पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन होना ही वाला था, ठीक है। यहाँ पर गर्ल्स और बॉयज का कंपैरिजन था, तो हम लोग ये कंपैरिजन कभी नहीं कर सकते हैं कि सैलरी ऑफ टीचर्स का जो डेटा है उसके साथ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का डेटा को हम लोग कंपेयर करें, क्योंकि कंपेयर करने के लिए सेम तरीके का चीज चाहिए होता है। जैसे कि सिंपल सा बात है, जैसे मानो मैंने तुम लोग का टेस्ट लिया, ठीक है, तो मैंने एक बार मैथ टेस्ट लिया, एक बार अकाउंट्स टेस्ट लिया, तो अब मैथ और अकाउंट्स का कंपैरिजन तो होगा नहीं, ठीक है। तो अगर कंपैरिजन करना ही है कि मैथ टेस्ट अच्छा हुआ कि नहीं, तो फिर मुझे और एक लेना पड़ेगा, तब समझ में आएगा कि पहले से अच्छा हुआ कि खराब हुआ। तो सेम तरीके की चीजों में कंपैरिजन होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर रेशियो का मतलब है, ए रेशियो इज अ कंपैरिजन ऑफ द साइज ऑफ टू और मोर क्वांटिटीज ऑफ सेम काइंड बाय डिवीजन, ठीक है। तो रेशियो क्या है? कंपैरिजन है, ठीक है, किस चीज का? दो या दो से ज्यादा किसी भी क्वांटिटी का जो कि सेम काइंड में होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ पर, जैसे मैंने दिया कि ए इज टू बी, ठीक है, ये एक रेशियो है, ठीक है। इसको हम लोग ए बाई बी ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी रेशियो ही कहलाएगा। अब ए को बोला जाता है, इसका नाम है, ए को बोला जाता है फर्स्ट टर्म, या फिर इसका और एक नाम है एंटीसीडेंट। एंटीसीडेंट, सॉरी मैंने ना स्पेलिंग, एंटीसीडेंट। और जो बी है इसको बोला जाता है सेकेंड टर्म, या फिर कंसिक्वेंट। ये याद रखना पड़ेगा, ये सब एमसीक्यू में पूछता है। तो फर्स्ट टर्म या फिर एंटीसीडेंट, सेकेंड टर्म या फिर कंसिक्वेंट, ये बोला जाता है, ठीक है, ए इज टू। अच्छा, अब नेक्स्ट हम लोग इसमें क्या पढ़ेंगे, देखिए यहाँ पर ये वाला मैंने बता दी, ठीक है। तो यहाँ पर 5:6 अगर लिखते हैं, तो 5 मेरा फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म 6, और अगर 6:5 लिखते हैं तो उल्टा हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब ये वाला पॉइंट, ये जो पॉइंट बोला है इसका मतलब समझाते हैं। यहाँ पर क्या बोला, बोला है कि ये हम लिख देते थे, both both term of ratio can be multiplied or divided by the same नॉन जीरो नंबर्स। समझाते हैं इसका मतलब, यहाँ पर वही लिखा है, बोथ द टर्म ऑफ द रेशियो कैन बी मल्टीप्लाइड। पता नहीं इससे कैसे हो गया मेरे से। अच्छा छोड़ो,
पता नहीं कैसे ठीक करते हैं इसे। बोल रहा है बोथ द टर्म ऑफ रेशियो कैन बी मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाय सेम नॉन जीरो नंबर, ठीक है। तो देखो मतलब क्या बोल रहा है कि जैसे मान लेते हैं मैंने एक रेशियो दे दिया एग्जाम्पल के तौर पे 2:3, ठीक है। अच्छा अब अगर मुझे मल्टीप्लाई करना है इसमें कुछ भी तो मुझे सेम नंबर से करना है, मतलब अगर हम 2 into 5 करेंगे तो मुझे 3 into भी 5 ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये मेरा 10:15 आ जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि मुझे मेन क्वेश्चन को तो चेंज नहीं करना होता है ना। अगर मुझे 2:3 गिवन है तो मुझे अगर उसमें कुछ मल्टीप्लाई करना है मुझे इस तरीके से करना है कि 2:3 ही रहे। तो क्या 10:15 2:3 होता है? बिल्कुल। इसको 5 से डिवाइड करो, 2:3 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर यही बोल रहा है कि जब भी हमें मल्टीप्लाई या डिवाइड करना है तो दोनों में सेम नंबर से करना है। मतलब हम लोगों ने ऐसे कर दिया 2 into 5 और एक कर दिया 3 into 6, ऐसा पॉसिबिलिटीज नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता है क्योंकि 2/3 ये एक रेशियो दे दिया है। अगर मुझे इसमें कुछ भी मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ जितना मल्टीप्लाई करना है यहाँ भी उतने से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हम लोग क्वेश्चन को चेंज नहीं कर सकते हैं। ये करने का मतलब तो क्वेश्चन चेंज हो जाएगा अगर अलग अलग डेटा से मल्टीप्लाई करती है। तो वैसे ये रूल्स बता दिया है। बोथ द टर्म ऑफ द रेशियो कैन बी मल्टीप्लाइड, जरूरत पे मल्टीप्लाई हो सकता है, डिवाइड भी हो सकता है, बट सेम नंबर से, ठीक है। नॉन जीरो क्यों बोला है? अगर इस पे जीरो लगा दोगे 2 into 0 और 3 into 0, बोला जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को तो फिर सेम तो हुआ, बट आंसर 0:0, 0:0 मतलब 0/0। 0/0 क्या होता है बोलो? लिमिट में इतना समझाया, 0/0 कितना होता है? 0. अनडिफाइंड। 0/0 अगर कभी भी कैलकुलेटर में करोगे, लिमिट किया हम लोगों ने, रिजल्ट इज अनडिफाइंड। 0/0 अभी तक मैथ्स में फाइंड आउट नहीं हुआ है कि 0/0 कितना होता है, ठीक है। अच्छा अब अगर हम लोग इसे डिवाइड करते हैं किसी भी नंबर से, जैसे 2/6 कर दिया, ठीक है, और 3/6 कर दिया, डिवाइड भी करना है तो सेम नंबर से करना है, तो यहाँ पर कितना बचेगा? 2/6, या फिर ये करने से हम लोग का आ गया 1/3:1/2। क्या ये और ये बराबर है? बिल्कुल है। देखो 1/3 इसका मतलब डिवाइडेड बाई 1/2, तो 1/3 इंटू 2/3 करके देखो ना, 2/1 करके देखो, 2:3 आएगा, अनचेंज रहेगा, ठीक है। अगर सेम नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे अनचेंज रहेगा। लेकिन जीरो से नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? फिर से देख लो। अगर कर दिया 2/0 और 3/0 तो आंसर क्या आ जाएगा? फिर से वही अनडिफाइंड आ जाएगा, क्योंकि कोई भी नंबर को डिवाइडेड बाय जीरो, डिनोमिनेटर में कभी जीरो नहीं आना चाहिए। लिमिट में हम लोगों ने यही सीखा था, अगर जीरो आ रहा है तो सब्स्टिट्यूट मेथड फॉलो नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो मैथ्स में आज तक ये फाइंड आउट नहीं हुआ है कि जीरो से किसी चीज को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा। कैन नॉट बी डिवाइडेड बाय जीरो। और जो जीरो आंसर वो मतलब बोल रहे हो वो ऐसा जीरो है, देखो अगर ऐसे करते हो तो जीरो आता है, लाइक 0/5 ऐसे करोगे तो आएगा 50 में जीरो, ये होगा 0/समथिंग, उसका आंसर जीरो होता है, बट समथिंग बाई जीरो अनडिफाइंड है, वो कभी आंसर नहीं आता है, ठीक है। उसमें कैलकुलेटर पे चाहो तो करके देख सकते। जैसे देखो मैंने कर दिया 0/8, अभी मुझे देखो आंसर मिलेगा जीरो, लेकिन 8/0 कर दो मुझे आंसर मिलेगा कैन नॉट बी डिवाइडेड बाई जीरो। जीरो से हम लोग इसे डिवाइड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये इस तरीके से होगा। तो कोई भी चीज डिवाइडेड बाई जीरो कभी नहीं होता है, 0/0 भी नहीं होगा। नीचे डिनोमिनेटर जीरो आने से कभी भी कोई आंसर आ ही नहीं सकता, ठीक है। अच्छा अब नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं। ये हो गया, ठीक है। और रेशियो को हमें कैसे डिफाइन करना है? हमेशा सिंपलेस्ट या लोएस्ट फॉर्म में डिफाइन करना होता है। रेशियो इज एक्सप्रेस्ड इन लोएस्ट टर्म, ठीक है। लोएस्ट यानी सिंपलेस्ट टर्म, ठीक है। सिंपलेस्ट टर्म में हम लोग रेशियो को डिफाइन करेंगे ऑलवेज, ठीक है। जैसे कि आ, मैंने यहाँ पर लिख दिया 30:90, बोलो इसका सिंपलेस्ट टर्म क्या होगा? ये रेशियो है लेकिन इसका सबसे सिंपल टर्म क्या होगा, मतलब सबसे लोएस्ट फॉर्म क्या होगा? लोएस्ट मतलब इसको सबसे कम वैल्यू में कैसे दिखा सकते हैं? जैसे 15 मान लो है यहाँ पर 20, तो इसको हम बोलेंगे 3:4, ये सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया, इसी को सिंपलेस्ट फॉर्म बोलते हैं। तो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगा? 1:3.
1:3, ठीक है। तो रेशियो को हमें हमेशा कोशिश करना है सबसे लोएस्ट या सिंपलेस्ट टर्म में दिखाने का। बाकी देखो अगर ऑप्शन में हमारा है नहीं लोएस्ट टर्म तो नहीं दिखाएंगे, ठीक है। अच्छा, ऑर्डर मैटर करता है, ठीक है, ऑर्डर मैटर करेगा। जैसे 2:3 और अगर हम लोग बोल रहे हैं 3:2, ये दोनों चीज सेम नहीं है, नॉट सेम, ठीक है। ये कैसे समझ में आएगा और भी अच्छे से समझ में आएगा। देखो यहाँ पर मैंने क्या लिखा था, और एप्पल और ऑरेंज का एग्जाम्पल, 3 एप्पल 2 ऑरेंज, तो 3:2 2:3, दोनों बात एक नहीं है। 3 जो है वो एप्पल को बता रहे, 2 जो है वो ऑरेंज को बता रहे, ठीक है। तो 3:2 मतलब 3 एप्पल 2 ऑरेंज, और 2:3 का मतलब ये नहीं है कि 2 एप्पल 3 ऑरेंज, 2 ऑरेंज 3 एप्पल। तो 3:2 लिखो या 2:3 लिखो, बात बराबर है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। 3:2 का मतलब कोई चीज 3 और कोई चीज 2 बता रहा है, 2:3 का मतलब फिर कोई 2 चीज और 3 चीज बता रहा है, ठीक है। तो ये दोनों चीज सेम नहीं होता है कि 2:3 और 3:2 एक ही बात है, ऐसा हम लोग नहीं बोल सकते। ऑर्डर मैटर करता है, ठीक है। अच्छा, अब हम तुम लोग को एक रेशियो निकालने के लिए दे रहे हैं, रेशियो फाइंड आउट करो, फाइंड आउट रेशियो, ठीक है। 150 ग्राम एंड 2 kg। मुझे बोलो कितना आंसर होगा। और सेकंड, 25 मिनट्स एंड 45 सेकेंड। ये 2 क्वेश्चन दिया है, इसका रेशियो निकाल के बताओ कितना। थ्री इज टू 40। ठीक है, ठीक है, ठीक है। 10:3। 10। 100:3 मैम सेकंड का। 100:3, ठीक है। अच्छा, तो इसको कैसे फाइंड आउट करना है अगर किसी से नहीं हुआ है। तो पहला बात है, ये ग्राम में है ये केजी में है, तो सेम काइंड में नहीं है, ठीक है, सेम यूनिट में भी होना चाहिए, ठीक है। तो देखो ये ग्राम है एक केजी है, तो ग्राम और केजी में कंपैरिजन नहीं होता, या तो दोनों को ग्राम बनाओ या तो दोनों को केजी बनाओ, ठीक है। तो हम दोनों को ग्राम में ट्रांसफर कर रहे हैं, तो 150 ग्राम, और रेशियो करना है तो डिवाइडेड बाय 2 kg। 2 kg मतलब कितना ग्राम होता है। अब किलो से ग्राम तक जाएंगे तो किलोग्राम, हेक्टोग्राम, डेकाग्राम, ग्राम, 1000 से मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है। तो ये बचपन में जैसे सीखा था उसी का यूज करना है। तो ये हो गया 150 ग्राम डिवाइडेड बाय 2000 ग्राम, ठीक है, ये हो गया। अब रेशियो में इसका आंसर कितना हो जाएगा। सबसे पहले तो ग्राम ग्राम कैंसिल आउट हो जाएगा, इसीलिए कोई भी रेशियो में देखोगे कोई यूनिट नहीं लिखा हुआ है। जैसे ग्राम तो एक यूनिट है ना, क्योंकि डिवाइड होने से यूनिट यूनिट कैंसिल आउट हो जाता है, तो इसको इसको कैंसिल आउट कर देते हैं। ये हो गया 5 3 15, 5 4 20 और 40 जीरो रह गया, तो 3:40, ठीक है। और ये वाला जो है यहाँ पे 25 मिनट्स 45 सेकेंड, अगेन हमें दोनों को या तो मिनट्स में या दोनों को सेकेंड में ट्रांसफर करना है, तो हम मिनट्स में ट्रांसफर करेंगे। 25 मिनट्स का मतलब कितना सेकेंड होता है, ठीक है। तो 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है, तो 25 मिनट्स में 25 × 60 सेकेंड करेंगे तो हमें पता चल जाएगा, और डिवाइडेड बाय 45 सेकेंड, ठीक है। तो अब ये 25 × 60 करके देख लेते हैं कितना आता है। 25 × 60 करने से आ गया यहाँ पर 1500 सेकेंड, ठीक है। और ये हो गया 45 सेकेंड, अगेन सेकेंड सेकेंड कैंसिल आउट, ठीक है। तो ये हो जाएगा, अगर ये 15 से डिवाइड करते, 15 3 में 45 और 15 1 15 और ये 100 100/3 यानी 100:50,
3 ऐसे होगा। तो इससे क्या सीखने को मिला हमें? सबसे पहला बात है कि जो फर्स्ट पॉइंट बोला था कि सेम काइंड ऑफ चीजों में होना चाहिए, तो 1 ग्राम, एक जो है केजी, तो कंपैरिजन पॉसिबल नहीं है, तो हमें यूनिट्स को एक जगह पे ट्रांसफर करना पड़ेगा, या तो दोनों ग्राम कर लो या तो दोनों केजी कर लो, जो ठीक लगता है, या तो दोनों मिनट्स कर लो या तो दोनों सेकंड कर लो। फिर उसमें डिवाइड करने से जो रेशियो का प्रोसेस होता है, डिवाइड करने से हमें जो आंसर मिला वो रेशियो में आ गया। और यहाँ से और एक चीज भी देखने को मिला कि रेशियो का आंसर में कभी कोई यूनिट नहीं होता है, मतलब इसको हम लोग अब और 3 ग्राम 40 ग्राम नहीं बोलेंगे, ग्राम ग्राम कैंसिल आउट, या फिर 100 सेकेंड 3 सेकेंड्स नहीं बोलेंगे, ये रेशियो बन गया 100:3 सेकेंड, 100:3 सेकेंड वेकेंड कुछ नहीं बोल सकते, ठीक है। तो क्यों? क्योंकि इसमें देखो रेशियो में हमारा जो यूनिट्स है वो कैंसिल आउट हो जाता है, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर और एक चीज कैलकुलेट करके बता देते हैं। अच्छा, और एक बताओ, फाइंड विच रेशियो इज ग्रेटर, कौन सा रेशियो बड़ा है वो बताओ, ठीक है। तो रेशियो है 2 and 1/3 इज टू 3 and 1/3, सेमीकोलन 3.6:4.8, ठीक है। तो ये दो रेशियो दिया, ये एक रेशियो ये एक रेशियो, तुम लोग को बताना है कि इन दोनों रेशियो में बड़ा कौन है, ग्रेटर मतलब बड़ा कौन है। 3.6:4.8. आंसर तो सही है, ये बड़ा है, ठीक है। अब देखो कैसे कैलकुलेट करना है। 2 and 1/3 तो 2 and 1/3 को हम लोग कितना लिख सकते हैं बोलो? 7/3 लिख सकते हैं। बोलो इस बात पे सबको एग्री हो कि 7/3 और 10/3 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? Yes, ma'am. मैम अच्छा, अब यहाँ पर 3.6 को ऐसे लिख सकते हैं 36/10 बोलो, और 4.8 को 48/10 ऐसे लिख सकते हैं। Yes, ma'am. क्योंकि देखो पॉइंट हटाने का रूल्स क्या होता है, जैसे ये 3.6 है, पहले पॉइंट के बिना जो भी डेटा है उसे लिख दो, फिर पॉइंट के लिए 1 और पॉइंट के बाद जितना डिजिट है उसके लिए 0 पुट होता है, ठीक है। अगर ये समझ में आए तो मुझे ये बताओ तो कि इसको हम लोग डिवाइड फॉर्म में कैसे लिखें? 0.125 इसको हम लोग कितना लिखेंगे, कितना बाई कितना लिख सकते हो? अभी जो मैंने रूल्स बताया उसके हिसाब से 125/1000. 125/1000। पहले जो भी पॉइंट हटाने से जो भी डिजिट मिलेगा वो लिखेंगे, तो डिजिट तो मिल रहे हैं 0 1 2 5, लेकिन सामने 0 का क्या काम, उसको तो लिख के कोई फायदा नहीं है। पॉइंट के लिए 1 और पॉइंट के बाद जितने भी डिजिट्स है उसके लिए 0 होता है, ठीक है। ये रूल्स जो है मैथ्स में हमेशा कहीं ना कहीं काम आएगा। मैथ्स क्यों, तुम लोग अकाउंट्स वगैरह भी करोगे तो वहां कोई कैलकुलेशन रहा तो काम आएगा, तो उसी बेसिस पे ये है। अच्छा, अब इसको दोनों जगह से 10 10 हटाएंगे तो 36:48 लिख सकते हैं, और यहाँ पर भी दोनों जगह से 3 3 हटा देंगे तो 7:3 लिख सकते हैं, ठीक है। ये 36:48 तो 7/10 और ये हो गया 36/48, तो इसका आंसर कितना आएगा? 7/10 0.7 आएगा, ठीक है। और 36/48 कितना आएगा? 0.75। अब बोलो कौन बड़ा है, 0.75 या 0.7? 7 का मतलब 7 के पीछे 0 लगा लो समझने के लिए, बात तो एक ही है। बोलो कौन बड़ा है?
0.75. 0.75, तो ये आंसर होगा। अब अगर सोच रहे हो कि 3 और 10 कैसे हट जाएगा, तो देखो ये तो रेशियो है ना, तो रेशियो का मतलब 36/10, और इस साइन का मतलब ही तो डिवाइड होता है 48/10। अब 36/10 इंटू 10/48 करने से ही तो 10 हट जाएगा, तो 36:48 ही तो रह जाएगा, तो उस बेसिस पे मैंने हटा दिया। सेम तरीके से यहाँ पे सेम चीज अप्लाई कर लो, 7/3 और 10/3, तो 7/3 इंटू 3/10, तो कितना आंसर आ जाएगा, 7/10। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का आंसर 0.75 जो है वो ग्रेटर वैल्यू। तो इस तरीके से भी किया जा सकता है, और भी अलग अलग तरीका है करने का, ठीक है, वैसे भी करके देख सकते हो। बाकी ये आसान है, सबसे आसान, इससे बहुत जल्दी आंसर आ जाएगा कि हमारा ग्रेटर वैल्यू कौन सा है। ठीक है, अच्छा, अब एक पॉइंट ये लिखना है, इफ क्वांटिटी इंक्रीज और डिक्रीज, इफ क्वांटिटी इंक्रीज और डिक्रीज लिखो, in the ratio of A is to B, in the ratio A is to B, then new quantity equal ऐसे होगा B by A into the original quantity. फैक्टर मल्टीप्लाइंग रेशियो, ठीक है, और ये लिख दिया। और इसका एक नाम है, ये जो B by A, इसको मैथ्स में बोलते हैं फैक्टर मल्टीप्लाइंग रेशियो में। ठीक है, अब इसका एप्लीकेशन समझ में आएगा। ठीक है, देखो जैसे हम बताते हैं, ये चीज का एप्लीकेशन समझ में आएगा एक एग्जांपल के, जैसे कि बोल रहा है कि रौनक वेट 56.7 kg, इफ ही रिड्यूसेस हिज वेट इन द सेम रेशियो 7:6, फाइंड हिज न्यू वेट। बोल रहा है कि रौनक है कोई, ठीक है, उसका वेट है 56.7 kg, इफ ही रिड्यूसेस हिज वेट इन द रेशियो 7:6, अगर वो अपना वेट को 7:6 रेशियो में कम कर चुका है, तो उसका न्यू वेट कितना होगा। ठीक है, अब क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन में ये है कि पहले से ही किसी का जो वेट है, ठीक है, पहले से ही किसी का जो वेट है वो कितना है, यहाँ पर 56.7 kg, प्रेजेंट वेट लिखते हैं समझने के लिए, प्रेजेंट वेट। ठीक है, अब ये वेट जो है ये कैसे होगा, रिड्यूस हो रहा है, कैसे रिड्यूस हुआ है, रिड्यूसेस इन 7:6, 7:6 रेशियो में रिड्यूस हुआ है, तो न्यू वेट कितना है ये फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब इस चीज को हम लोग ये जो लिखे हैं उसके साथ पढ़ेंगे। इफ क्वांटिटी इंक्रीज और डिक्रीज इन रेशियो, ठीक है, क्वांटिटी किसी भी चीज का बढ़ रहा हो या घट रहा हो, और वो रेशियो के फॉर्मेट में हो रहा है, जैसे यहाँ पर वेट जो है वो कम हो गया है रेशियो के फॉर्मेट में A:B में, तो न्यू क्वांटिटी कैसे निकालेंगे, तो न्यू क्वांटिटी ऐसे निकलेगा, न्यू क्वांटिटी यानी कि यहाँ पर क्वांटिटी जो है वो वेट है, ठीक है, यहाँ पर बेसिकली क्वांटिटी का मतलब वेट हो गया, तो न्यू वेट कितना होगा, बोलो, ये जो रूल्स लिखा है उसके बेसिस पे देख के मुझे बोलो कितना हो। ये देख के नहीं बता सकते हैं, ओरिजिनल क्वांटिटी मल्टीप्लाई होगा B by A फॉर्म में, बोलो तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, 6/7 into 56.7. 6/7 इंटू 56.7, सही है। ठीक है, ये करने से कितना आएगा वो देखना पड़ेगा, 56.7 इंटू 6/7, तो ये आंसर हो गया 48.7।
6 kg, ठीक है। कैसे निकाला? ओरिजिनल क्वांटिटी, तो यहाँ यहाँ क्वेश्चन वेट के ऊपर था, तो ओरिजिनल कितना था? 56.7, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा b बाई ए, तो ये क्या है? a इज टू बी, क्योंकि इंक्रीज या डिक्रीज कौन से फॉर्मेट में बोला? अगर a इज टू बी फॉर्मेट में है तो b बाई ए करना है, तो b कौन है? 6 और a कौन है? 7। लेकिन इसका लॉजिक क्या है कि ऐसे हम लोगों ने क्यों किया? तो देखो ऐसे हम लोगों ने इसीलिए किया, देखो अगर रिड्यूस हुआ है 7:6 में, मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि जो चीज पहले 7 था वो रिड्यूस होके 6 हुआ है। बोलो, जो चीज पहले 7 था वो रिड्यूस होके 6 हुआ है। तो जो चीज पहले 1 था अब रिड्यूस होके कितना हो गया होगा? 6/7। तो जो चीज पहले 56.7 था तो वो अभी कितना हो जाएगा? अगर इसी रेशियो में कम हुआ है तो 6/7 इंटू 56.7, इसीलिए ये फॉर्मूला लगा है। लॉजिक ये है कि अगर कोई चीज 7:6 में कम हो रहा है, मतलब अगर पहले वो 7 है तो अभी वो 6 है, तो पहले अगर कोई 7 है अभी वो चीज 6 हो जा रहा है क्वांटिटी में, ठीक है। तो पहले अगर कोई चीज 56.7 है तो अभी वो कितना हो जाएगा? तो यूनिटरी मेथड 7 के लिए 6 हुआ, तो 1 के लिए 6/7 कम, और 56.7 के लिए ज्यादा, 56.7 इंटू 6/7। ये हो गया समझने के लिए, बाकी ये फॉर्मूला दिया हुआ, इससे हम लोग कर सकते हैं। बोलो, समझ में आया कि क्यों ये फॉर्मूला बना है? नहीं समझ में आया? क्या नहीं समझ में आया Yes, बोलो। ma'am. ये तो हम लोग 1-2 में ये यूनिटरी मेथड करते हैं। अगर आप लोगों ने किसी और तरीके से सीख रखा है तो बात अलग है, बाकी ये तो सिंपल सा बात है। जैसे कि यूनिटरी मेथड ऐसे होता है, मेरे हिसाब से तो ऐसे होता है, अगर 5 पेन का प्राइस अगर 10 रुपया है तो एक का तो कम ही होगा, तो 10/5 होगा, तो 15 पेन का प्राइस कैसे होगा? तो हमें तो ऐसे ही सिखाया था बचपन में। तो 15 का प्राइस ज्यादा होगा, ठीक है। 5 से 1 में गए तो कम है, कम होने से डिवाइड, फिर 1 से 15 में गए मल्टीप्लाई होगा, ज्यादा होने से मल्टीप्लाई। तो मैंने तो ऐसे सीखा है तो हम यही ज्यादा फॉलो करते हैं। बाकी आप लोगों ने अगर किसी और तरीके से सीखा है तो वो, लेकिन है तो यूनिटरी मेथड, ठीक है। बहुत से लोग वो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वाला होता है, बट मुझे तो उसका हैबिट नहीं है, तो वैसे भी आप लोग कर सकते हो, ठीक है। वो कुछ क्रॉस करके करते हैं, बट मुझे नहीं पता वो वाला, ठीक है। तो ये हो गया। अच्छा, अब देखो यहाँ पर बोला है सिंप्लीफाई करना है रेशियो 1/3, 1/8 और 1/6, ठीक है। ये एक क्वेश्चन दिया है, बोल रहा है कि सिंप्लीफाई 1/3 इज टू 1/8 इज टू 1/6। हमें ये सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने का मतलब ये हो जाएगा कि हमें ये डिवाइड फॉर्म में नहीं रख के क्या करना है? सिंप्लीफाई करने का मतलब इसको सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में दिखाना है, ठीक है। और कंपेरेबल फॉर्म में दिखाना है। कंपैरिजन क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये आउट ऑफ 3 बता रहा है, 1 का क्वांटिटी, ये आउट ऑफ 8 बता रहा है, ये आउट ऑफ 6 बता रहा है। तो हमें सभी के क्वांटिटी को क्या कर लेना है? सेम कर लेना है, ठीक है। तो क्या कैसे करोगे? बोलो, बचपन में किए हो गए ऐसा क्वेश्चन, ठीक है। अगर अभी याद नहीं है तो हम थोड़ा सा हिंट्स देते हैं। इतना बताओ कि अगर मुझे ये सभी के डिनोमिनेटर में सेम वैल्यू रखना है तो बता सकते हो मुझे यहाँ पर कितना लिखना चाहिए हर जगह पे, ताकि सेम क्वांटिटी आए, डिनोमिनेटर का क्वांटिटी सेम हो। मुझे ऐसा, चलो ये भी बता देते, मल्टीप्लाई करना है। बोलो मुझे ऐसा कौन सा डेटा से मल्टीप्लाई करना चाहिए, ठीक है, कि सभी के नीचे सेम आंसर आए। तो ये मल्टीप्लाई सेम डेटा से होगा ऐसा बात नहीं है, लेकिन ऐसा कितना कितना डेटा से मल्टीप्लाई करे कि डिनोमिनेटर सबका सेम आ जाए। First one 60, second 6 one 6, and third one नहीं, देखो 6 से तो नहीं होगा। क्या करना पड़ेगा ना, हम ये कहना चाह रहे हैं कि यहाँ भी जो आंसर आएगा, यहाँ भी वही आएगा, यहाँ भी वही आएगा। बता सकते हो? राइट में 3 into 8. इसको 8 करते हैं तो यहाँ पर 24 आएगा। अच्छा, तो इसका मतलब हर जगह पे 24 आना चाहिए। क्या ये पॉसिबिलिटीज होगा? देख, 8 में कितना मल्टीप्लाई करने से 24 आएगा? 3. और 6 में? 4. 6 में 4, ठीक है।
तो ये तो हो गया एक। अच्छा, अब जैसे मैंने बोला था, क्या यहाँ सिर्फ डिनोमिनेटर में 8 मल्टीप्लाई करना इनफ है, या फिर मुझे न्यूमरेटर में भी करना पड़ेगा? क्योंकि रूल्स तो हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही पढ़ा है कि अगर हमें मल्टीप्लाई करना है तो सेम नंबर से हमें दोनों जगह पे करना पड़ेगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, अभी स्टार्टिंग में पढ़ा था। both term of the ratio can be multiplied or divided by the same values। तो फिर यहाँ नहीं तो ये तो क्वेश्चन का वैल्यू बदल जाएगा। 1/3 और 1/24 एक जैसा थोड़ी होता है। 1/3 का मतलब 0.333 और 1/24 का मतलब कुछ और होता है। तो यहाँ पर भी क्या होगा, 8, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 4। ठीक है, तो क्वेश्चन अनचेंज रहेगा। तो ये हो गया 8, ये हो गया 3, ये हो गया 4। ठीक है, तो अब इसका रेशियो हम लोग क्या लिख सकते हैं? बोलो इसको क्या लिखेंगे? हर जगह से 24 एलिमिनेट कर सकते हैं, तो क्या आंसर आ जाएगा? रेशियो का क्या? हाँ, 8:3:4। ये एक प्रोसेस होता है। और एक प्रोसेस है, अगर कोई इस तरीके से फाइंड आउट नहीं कर पा रहे हो कि कैसे करके 24 आएगा, कैसे काउंट करेंगे, तो फिर 3, 8 और 6 का एलसीएम कर दो, करके मुझे बताओ कितना होता। 3, 8 और 6 का एलसीएम बोलो कितना होता है? एलसीएम पता है? ऐसे करके बोलो कितना होगा 3, 8 और 6 का? 48। नहीं, 24। 24 है। तो 24 को हर जगह पे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो जो एलसीएम आएगा, अगर हम लोग इस तरीके से फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं, बाकी 24 ही हमारा घुमा फिरा के 24 का यूज करना पड़ेगा। ये प्रोसेस कर लो या ये प्रोसेस कर लो। ठीक है, तो इसमें ऐसे करना है। इस प्रोसेस को कैसे एग्जीक्यूट करना है? इस तरीके से एग्जीक्यूट करना है। एलसीएम कर लिया सभी डिनोमिनेटर को लेके। अब यहाँ पर देखो 8, यहाँ पर हो गया 3 और यहाँ पर हो गया 4, डायरेक्टली आ गया 8:3:4। अब दोनों में से कोई भी प्रोसेस तुम लोग को जो ठीक लगे तुम लोग कर सकते हो। अगर फाइंड आउट कर पा रहे हो कि डिनोमिनेटर में ऐसा क्या क्या डेटा से मल्टीप्लाई करे कि डिनोमिनेटर का वैल्यू सभी का सेम आ जाएगा, तो वैसे करके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में सेम चीज को मल्टीप्लाई करके आंसर ला सकते, जो कि ये प्रोसेस था। अदरवाइज ऐसा क्वेश्चन में ये जो डिनोमिनेटर्स है उनके एलसीएम निकाल के फिर उस एलसीएम के वैल्यू को मल्टीप्लाई करके भी हमें आंसर मिल जाएगा। ठीक है, दोनों में से जो ठीक लगे तुम लोग वो प्रोसेस से क्वेश्चन कर सकते। अच्छा, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और दिया। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज टू द नंबर ऑफ गर्ल्स इन ए स्कूल ऑफ 720 स्टूडेंट इज 3:5। बोल रहा है कि बॉयज और गर्ल्स का जो रेशियो है एक स्कूल में जहां 720 स्टूडेंट है वो है 3:5। मतलब हम अगर इसको थोड़ा सा से ड्रॉ कर ले क्वेश्चन को, कि ये हो गया स्कूल। ठीक है, यहाँ पर 720 स्टूडेंट्स है टोटल। ये क्वेश्चन हमें बोल रहा है, देखो बोल रहा है कि इन ए स्कूल ऑफ 720 स्टूडेंट्स। ठीक है, और गर्ल्स बॉयज टू द नंबर ऑफ गर्ल्स, मतलब रेशियो नंबर ऑफ बॉयज टू द नंबर ऑफ गर्ल्स, मतलब पहले बॉयज का रेशियो बताया गया फिर गर्ल्स। तो 3:5 में 3 बॉयज रिप्रेजेंट हो रहा है 3 से। ठीक है, और 5 से गर्ल्स रिप्रेजेंट हो रहा है। ये कैसे पता चलेगा? ये क्वेश्चन पढ़ के पता चलेगा, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि नंबर ऑफ बॉयज टू द नंबर ऑफ गर्ल्स। तो इसका मतलब दिस इज फॉर बॉयज एंड दिस इज फॉर गर्ल्स। अगर बोला जाता कि नंबर ऑफ गर्ल्स टू द नंबर ऑफ बॉयज तो उल्टा होता। ठीक है, जैसा हमें बोलेगा इफ 18 न्यू गर्ल्स आर एडमिटेड इन द स्कूल। बोल रहा है कि 18 न्यू गर्ल्स एडमिट हुए हैं स्कूल में, तो यहाँ पर कर देते हैं प्लस 18 गर्ल्स। ठीक है, प्लस मतलब एडमिशन हुआ है। Find how many new boys may be admitted so that the ratio of the number of boys to the number of girls may change to 2:3। बोल रहा है कि find out करना है how many new boys may be admitted, कितने new boys को admit करना पड़ेगा so that ताकि the ratio of the numbers of boys to the number of girls may change to 2:3। हमें बोल रहा है कि कितने सारे boys एडमिट करे स्कूल में ताकि बॉय इज टू गर्ल जो रेशियो है वो कितना बन जाए, वो बन जाए 2:3, चेंज होके 2:3 बन जाए। ये हमें फाइंड आउट करने के लिए बोला है। ठीक है, तो इसका मतलब हमें क्या फाइंड आउट करना है? बेसिकली कितने नंबर ऑफ बॉयज हमें ऐड करने हैं, मतलब एडमिट करवाने हैं ताकि रेशियो 2:3 हो जाए। ठीक है, अच्छा, तो इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग कैसे करेंगे? तो सबसे पहला ये है कि
टोटल 720 स्टूडेंट्स है, ठीक है, तो उसमें गर्ल्स कितने हैं ये बताओ। अगर ओल्ड रेशियो तो ये है 720 स्टूडेंट्स है, ये तो एक प्रेजेंट कंडीशन है कि क्लास में भी स्कूल में भी 720 स्टूडेंट्स है और इसमें बॉयज और गर्ल्स का रेशियो 3:5 है। तो बोलो कि करेंटली कितने बॉयज हैं स्कूल में और करेंटली कितने गर्ल्स हैं स्कूल में, रेशियो का एप्लीकेशन करके। आउट ऑफ 720 स्टूडेंट्स कितने बॉयज है कितने गर्ल्स है, कैसे निकालना है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो ये देखो, यहाँ पर ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं कि यहाँ 1000 स्टूडेंट्स है तो 1:1 है, कैसे होगा। एप्लीकेशन हम लोगों ने देखा, इतने रुपए को डिवाइड करना है तो कैसे होगा। बाकी जो लोग पार्टनरशिप कर रहे हो, ठीक है, जिनका है या फिर कभी 12 में तो किया होगा, जिनका 12 नहीं हुआ उनका छोड़ते हैं, ठीक है। एक बार जो अभी करेंटली 11 में जा रहे हो हम उन लोगों के लिए नहीं बोलेंगे, ठीक है। लेकिन रेशियो तो कभी ना कभी सभी ने किया होगा, ठीक है, 9-10 में भी किया होगा। तो मुझे ये बताओ कि अगर 720 स्टूडेंट्स है जिनका रेशियो बॉयज और गर्ल्स में 3:5 है, तो नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं और नंबर ऑफ गर्ल्स कितने हैं स्कूल में। Boys 270. নাম্বার নাম্বার বলতে হবে। 720 জনের মধ্যে কতগুলো ছেলে আছে কতগুলো মেয়ে আছে। Boys 270. বয়েজ 270 আর গার্লস 450. হ্যাঁ 450। ठीक है जी, ठीक है भाई। देखो आउट ऑफ 720 कैसे निकालेंगे, 720 इंटू 3 क्या हो जाएगा 8, क्योंकि रेशियो को क्या करना होता है निकालने के लिए, आउट ऑफ टोटल, टोटल बॉयज और गर्ल्स कितना है रेशियो के अकॉर्डिंग 8 है, ठीक है। उसमें गर्ल्स कितने हैं 5 और उसमें बॉयज कितने हैं 3, तो ये तो पहले रेशियो बन गया, ठीक है। अब 720 से मल्टीप्लाई करने से तो नंबर ऑफ बॉयज और गर्ल्स मिल जाएगा, तो नंबर ऑफ बॉयज कितना आया 270, नंबर ऑफ गर्ल्स कितना आया 450, ठीक है। अब हमें बोला है कि 18 गर्ल्स और ऐड हो गए, तो अभी गर्ल्स का जो नंबर ऑफ गर्ल्स है वो कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ गर्ल्स आफ्टर एडमिशन, मतलब जो नया एडमिशन हुआ, ठीक है, आफ्टर एडमिशन, बोलो नंबर ऑफ गर्ल्स कितना हो जाएगा, क्योंकि 18 और भी आ रहे हैं तो कितना हो जाएगा। 468. हाँ तो जितना है उसमें ऐड करो 450 प्लस 18, तो ये करने से जितना आएगा उतना, तो 468 सही है, ठीक है। अब हमें बोल रहा है कि कितने नंबर ऑफ बॉयज को ऐड करें, कितने नंबर ऑफ बॉयज को एडमिट करें ताकि रेशियो 2:3 बन जाए। तो इसको हम लोग कैसे निकालेंगे, तो हम लोग मान सकते हैं कि लेट नंबर ऑफ बॉयज टू बी एडमिटेड, हम लोग इसे मान सकते हैं x, ठीक है, मैंने इसको x मान लिया, ठीक है, कि हम लोग सोच रहे हैं कि और x नंबर ऑफ बॉयज को एडमिट लेंगे, तो फिर नंबर ऑफ बॉयज आफ्टर एडमिशन कितना होगा, बोलो कितना होगा। अगर x जन को एडमिट करेंगे तो नंबर ऑफ बॉयज आफ्टर एडमिशन कैसे होगा, जैसे गर्ल्स का निकाला वैसे ही होगा, बट वहां 18 था यहाँ x है, बोलो कितना होगा। 270 plus x. 270 प्लस 6, ठीक है। अब रेशियो बनाओ, तो रेशियो हमें हमेशा बॉयज बाय गर्ल्स करना है क्योंकि पूरा क्वेश्चन उसी पे बेस्ड है, तो जैसा क्वेश्चन बोलेगा वैसा करेंगे। तो अभी बॉयज कितने हो जाएंगे, न्यू तरीके से जो रेशियो निकलेगा उसमें बॉयज कितने 270 प्लस एक्स और गर्ल्स 468, और ये रेशियो हमें बता दिया है क्या होगा, बोलो ये रेशियो हमें बता दिया है करेंटली, ये एडमिशन के बाद का रेशियो हमें बता दिया है, बोलो ना। ये क्वेश्चन तो मैंने पूरा यहाँ लिख डाला है। इस स्लैश देखिए 2 is इधर to नहीं, हाँ 2:3 स्लैश देखिए इधर दिख रहा है ना 2:3, तो 2/3 270 प्लस एक्स बाई 468, सॉल्व करो कितना हो जाएगा 468 इंटू 2, देखते हैं कितना होता है। 810 प्लस 3x इक्वल टू, ये वाला 936 होगा। 3x इक्वल 936 माइनस 810, 3x कितना हो जाएगा 126, तो x कितना हो जाएगा 42। तो 42 बॉयज को अगर एडमिशन लिया जाएगा,
ठीक है, अगर हम लोग 42 बॉयज को एडमिशन लेते हैं तो रेशियो बदल के 18 गर्ल्स एडमिट होने के बाद रेशियो बदल कर 2:3 ये बन जाएगा। ठीक है, ये आंसर हो गया। बट तुम लोग को इतना सॉल्व करना नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये थोड़ा सा बेस स्ट्रॉन्ग करने के लिए मैथ्स का इतना सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, बिकॉज एमसीक्यू में ऑप्शन होगा, उससे अलग तरीके से हम लोग आंसर निकालेंगे। बट ये चीजों को समझने के लिए, ठीक है, अगर इतना नहीं समझेंगे तो जैसे जैसे हमारा चैप्टर आगे बढ़ेगा तो उसमें फिर डिफिकल्टीज लगेगा। तो इतना तो हमें समझना पड़ेगा, बाकी हमें कैलकुलेशन का जरूरत नहीं पड़ेगा, हम लोग इससे आसान तरीके से निकालेंगे। ठीक है, अच्छा, अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे इनवर्स रेशियो किसे बोला जाता है। ये कुछ पॉइंट्स है, ये हमें पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले इनवर्स रेशियो तो हम बताते हैं। देखो इनवर्स रेशियो क्या, इनवर्स रेशियो, तो अगर A इज टू बी एक रेशियो है तो उसका इनवर्स रेशियो हो जाएगा B इज टू A। ठीक है, तो सिंपल है, जस्ट रिवर्स हो जाएगा। तो मुझे बोलो अगर 2:3 एक रेशियो है, उसका इनवर्स क्या होगा? 3:2. 3:2 हो। ठीक है, मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर अपने अंदर एक्सचेंज होता है। ठीक है, ये हो गया इनवर्स रेशियो। फिर A:B एक रेशियो है, ठीक है, जिसमें मान लो A ग्रेटर देन B है, ये भी हो सकता है, B ग्रेटर देन A है, ये भी हो सकता है। अगर A ग्रेटर देन B है तो इसे हम लोग बोलते हैं ग्रेटर इन इक्वलिटी, इन इक्वलिटी, और इसको हम लोग बोलते हैं लेसर इन इक्वलिटी। ठीक है, अब सबसे पहला बात है ऐसा नाम क्यों पड़ा, इनइक्वालिटी क्यों? क्योंकि ए या बी में से कोई एक बड़ा है, कोई एक छोटा है। जैसे कि देखो मैंने लिख दिया ऐसे 5:2, ठीक है, तो ये इनइक्वल रेशियो है ना। अगर मैंने लिखा 1:1 तो ये रेशियो क्या बोलते हैं? अगर 1:1 को क्या रेशियो बोलेंगे? इक्वल रेशियो। लेकिन इसे क्या इक्वल रेशियो बोलेंगे? नहीं। ठीक है, तो अगर 5:2 है तो ये इनइक्वालिटी को दर्शाता है। ठीक है, ये इनइक्वालिटी चीज को समझा रहा है कि भाई ये इनइक्वल बात है। अब 5:2 है तो 5 है ए और 2 है बी। ठीक है, हमेशा पहला वाला ए दूसरा वाला बी होता है। ठीक है, तो इसमें ए ग्रेटर देन बी हो गया, बिकॉज 5 ग्रेटर देन 2 है। तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे? इन दोनों में से क्या बोलेंगे? ग्रेटर इनइक्वालिटी, ये याद रखना है तुम लोग को। ठीक है, और अगर मैंने बोला 2:5 तो ये कौन सा रेशियो बता रहा है? बोलो। Lesser inequality. प्रेशर इनइक्वालिटी। ठीक है, तो ये हमें याद रखना है कि हमें कभी भी पूछ सकता है एमसीक्यू वगैरह। अच्छा, इसके बाद कंपाउंडिंग कैसे होता है रेशियो का? मान लो A:B एंड C:D दो रेशियो है, तो इसका कंपाउंडिंग कैसे होगा? कंपाउंड करने का मतलब है कि मिक्सड अप करना, या फिर बोल सकते हो मल्टीप्लाई करना। तो A/B इंटू C/D ये करेंगे तो कंपाउंडिंग हो जाता है। तो ये हो गया AC और BD। ठीक है, ये हो गया कंपाउंडिंग। दो है तो दो पे करेंगे, अगर दो से ज्यादा होता तो वैसे कर लेते। ठीक है, जैसे अगर मुझे ये ऐसे दे दिया 2:3 एंड 5:27, तो इसका कंपाउंडिंग करके बताओ कितना होगा? Ten by 81. अच्छा, देख लेते हैं। 2/3 इंटू 5/27, 10 बाई, हाँ 10/81। ठीक है, ये हो जाएगा सिंपल, कंपाउंडिंग का मतलब है। अच्छा, अब नेक्स्ट देखते हैं डुप्लीकेट रेशियो। डुप्लीकेट रेशियो का मतलब क्या होता है? डुप्लीकेट रेशियो का मतलब, जैसे कि मान लो एक रेशियो है A:B, अगर मैंने उसका स्क्वायर कर दिया, दोनों टर्म का स्क्वायर कर दिया, ठीक है, तो इसको बोलेंगे ओरिजिनल रेशियो, इसको बोलेंगे डुप्लीकेट रेशियो। ठीक है, इसे बोलेंगे ओरिजिनल रेशियो, इसको बोलेंगे डुप्लीकेट रेशियो। मतलब ओरिजिनल रेशियो का अगर स्क्वायर कर देंगे तो वो बन जाएगा डुप्लीकेट रेशियो। ये सब चीजों को याद रखना पड़ेगा। ठीक है, कि डुप्लीकेट करने से उसे हम लोग बोलते हैं डुप्लीकेट रेशियो। अच्छा, नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे ट्रिप्लीकेट रेशियो।
A:B, ये एक रेशियो है, ठीक है। इसको अगर हम लोग क्यूब कर देंगे, ये ओरिजिनल रेशियो है, ठीक है। ये क्या है, ये मेन रेशियो है। ये क्वेश्चन में मान लो गिवन है, बोला इसका ट्रिप्लीकेट करो, तो ट्रिप्लीकेट करने का मतलब है इसको क्यूब करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, A⁴ ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे ट्रिप्लीकेट रेशियो, ठीक है। ये ट्रिप्लीकेट हो जाएगा, ठीक है। फिर सब डुप्लीकेट और सब ट्रिप्लीकेट। सब डुप्लीकेट रेशियो, ठीक है। सब डुप्लीकेट रेशियो कैसे होगा, ये A:B अगर मेरा ओरिजिनल रेशियो है, अगर मैंने इसका क्या कर दिया, इसका अगर मैंने कर दिया है स्क्वेयर रूट, ठीक है, स्क्वेयर रूट कर दिया, रूट कर दिया, स्क्वेयर वाला रूट कर दिया, तो जो रेशियो आएगा उसको बोलेंगे सब डुप्लीकेट। बोलो A:B का स्क्वेयर रूट क्या होगा, स्क्वेयर रूट रूट A is to root B. √A:√B, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ कुछ नहीं लिखा हुआ है, मतलब 2 है, इसीलिए इसको स्क्वायर रूट बोलते हैं, जो लिखने का जरूरत नहीं होता है। ये मैंने तुम लोग को क्वेश्चन में कहीं ना कहीं बताते ही रहते, कहीं ना कहीं आते ही रहता है, ठीक है। तो ये स्क्वायर रूट का मतलब ये हो गया, ठीक है। ये जो ऐसा जगह है ना, यहाँ 2 है, तो वो लिखने का जरूरत नहीं पड़ता है जब स्क्वायर रूट होता है। स्क्वायर के अलावा कोई भी रूट होता है तो उसमें लिखना जरूरी होता है, ठीक है। कुछ दिन पहले स्टैटिस्टिक्स में हम लोग कर रहे थे nth रूट ऑफ, कहाँ कर रहे थे, आई थिंक जियोमेट्रिक मीन में कर रहे थे, ठीक है। कि स्क्वायर रूट ऑफ, क्यूबिक रूट ऑफ, nth रूट ऑफ, ऐसे करके हम लोगों ने जियोमेट्रिक मीन जो है उसको सीखा था, ठीक है। तो ये हम लोग का हो गया ओरिजिनल, और इसे हम लोग बोलेंगे सब डुप्लीकेट रेशियो, ठीक है। तो सब डुप्लीकेट और डुप्लीकेट में देखो कैसा सिमिलरिटीज है, डुप्लीकेट में स्क्वायर होगा, सब डुप्लीकेट में रूट होगा, ठीक है। देखो स्क्वायर का मतलब 2 और स्क्वायर रूट का मतलब, स्क्वायर रूट इसीलिए नाम होता है कि उसमें 2 लगता है, ठीक है। और सब ट्रिप्लीकेट, सब ट्रिप्लीकेट कैसे बनेगा, सब ट्रिप्लीकेट अगर ओरिजिनल A:B है, ओरिजिनल अगर A:B है, तो उसका हम लोग निकालेंगे क्यूबिक रूट, क्योंकि ट्रिप्लीकेट बोला है ना, ट्रिपल मतलब 3, ठीक है। तो 3 को क्यूब बोलते हैं, क्यूबिक रूट। क्यूबिक रूट कैसे लिखा जाता है, ऐसे। अब इसमें 3 लिखना मैंडेटरी होता है, ठीक है, नहीं तो नहीं पता चलेगा, सिर्फ स्क्वायर रूट में लिखना नहीं पड़ता है। तो ये हम लोग का हो गया सब ट्रिप्लीकेट, ठीक है, सब ट्रिप्लीकेट, ठीक है। अच्छा, अब ये चीज को कैसे हम लोग दिखाते हैं, A⁴ 1/2 होता है, ये B⁴ 1/2 होता है। ऐसे ये जो रूट होता है ना, ये 1/पावर में आ जाता है, तो इसको क्या बोलेंगे, A⁴ 1/3, और ये हो जाएगा B⁴ 1/3, ठीक है। ये बनेगा, ये फॉर्मूला होता है। ये जो है इंडिसेस में पढ़ोगे, बट इंडिसेस इसके बाद ही पढ़ते हैं नॉर्मली। ये देखो हम बताते रहते हैं ये सब चीज, ठीक है। अगर तुम लोग को याद है तो हम लोग जो जियोमेट्रिक मीन की उसमें मैंने ये चीज बताया था, अभी फिर से बता दिया, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे कंटिन्यूड रेशियो, कंटिन्यूड रेशियो। कंटिन्यूड रेशियो क्या होता है, जैसे अगर हमें सिमिलर क्वांटिटीज दिया हुआ है, लाइक हमें सिमिलर क्वांटिटीज दिया हुआ है, 200 रुपीज, 300 रुपीज, और मान लो 600 रुपीज, ठीक है। हमें बोला कि इसका रेशियो निकालो, तो हम लोग कैसे निकालेंगे, 200:300:600, तो आंसर हो गया 2:3:6, ठीक है। तो इसे हम लोग बोलेंगे कंटिन्यूड रेशियो। मतलब क्या हो रहा है कि कंटिन्यू, अगर एक ही जैसा चीज, मतलब एक ही काइंड, मतलब रुपीज में जैसे हमें 3 डेटा दिया हुआ है, तो हम लोग तीनों को ही बार बार लिख देंगे लगातार, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं कंटिन्यूड रेशियो। अगर 3 की जगह 4 होता है तो चारों को लिख देते, ठीक है। इसको बोलते हैं कंटिन्यूड रेशियो। ये continued ratio is the relation or comparison between the magnitude of 3 or more quantities of the same kind. Same kind of चीजों का 3 या उससे ज्यादा चीजों का जब कंपैरिजन होगा, ठीक है, तो उसे हम लोग बोलते हैं continued ratio। यहाँ पर 3 और more होना चाहिए, डेटा डेटा 3 और मोर होता है, तब उसे हम लोग कंटिन्यूड रेशियो बोलते हैं, ठीक है। बाकी रेशियो का रूल्स जैसा है इसमें वैसे ही होता है। अच्छा, अब देखो यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन बोला है, द मंथली इनकम ऑफ 2 persons आर इन द रेशियो 4:5 एंड देयर मंथली एक्सपेंडिचर आर इन द रेशियो 7:9, इफ ईच सेव्स 50 पर मंथ, फाइंड देयर मंथली इनकम, ठीक है। तो देखो क्या बोला है कि मंथली इनकम ऑफ 2 पर्सन 4:5, तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल है जहां पर बोला है मंथली इनकम दो लोगों का,
मंथली इनकम का रेशियो दिया है, ठीक है, मंथली इनकम का रेशियो दिया है 4:5, ठीक है, और मंथली एक्सपेंडिचर दिया है 7:9। सेविंग्स है दोनों का 50 पर मंथ, ईच सेव्स 50 पर मंथ। क्वेश्चन क्या पूछा है कि मंथली इनकम कितना हो, मंथली इनकम, ठीक है। तो मंथली इनकम कितना होगा ये हमें पूछा है। मंथली इनकम तुम लोग सोचो कि दिया है, दिया तो है बट रेशियो में दिया है, हमें निकालना है अमाउंट में, ठीक है, कि कितना मंथली इनकम है। तो हम लोग कैसे कर सकते हैं, तो देखो हम लोग ऐसे मानेंगे, लेट, क्योंकि हमें मंथली इनकम निकालने बोला है तो हम लोग मान लेते हैं लेट मंथली इनकम बी ₹4x एंड ₹5x। अच्छा, ये मैंने क्या कर दिया, x मल्टीप्लाई करके देखो हम लोगों ने पढ़ा था ना कि हम लोग सेम काइंड ऑफ डेटा को, मतलब सॉरी, हम लोग सेम वैल्यू को मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं रेशियो के साथ। तो मैंने 4 के साथ भी x मल्टीप्लाई कर दिया एंड 5 के साथ भी x मल्टीप्लाई कर दिया, ये हम लोग कर ही सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग ये लिख रहे हैं कि हमारा मंथली इनकम है 4x एंड 5x, ठीक है, तो उसमें मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा, अब यहाँ पर देखो मुझे ये ₹2 में मिल गया और ये मुझे ₹1 में दिया हुआ है, दोनों का सेविंग्स। तो मुझे बोलो सेविंग्स, इनकम और एक्सपेंडिचर में रिलेशन क्या है, मतलब एक इक्वेशन बना के बोलो कि दिस वन प्लस दिस वन इक्वल टू दिस वन, या फिर दिस वन माइनस दिस वन इक्वल टू दिस वन, मतलब इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग्स में एक इक्वेशन बना के मुझे बोलो क्या होता है। Income minus expenditure equals to savings. हाँ सही, इनकम से अगर एक्सपेंडिचर माइनस कर देंगे हम लोग अपना, तो हमें क्या पता चलेगा कि हमारा कितना सेविंग्स है, ठीक है। अब इस चीज को ही अप्लाई करेंगे, तो इनकम कितना है, एक का 4x है, और जो एक्सपेंडिचर है वो देखो रेशियो में दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग थोड़ा सा इस इक्वेशन को चेंज करते हैं। चेंज का मतलब कुछ नहीं, हम लोग ऐसे लिखेंगे कि इनकम माइनस सेविंग्स, हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, इनकम माइनस सेविंग्स इक्वल टू एक्सपेंडिचर, बोलो ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, इससे इसमें ट्रांसफर कर सकते हैं। तो इनकम माइनस सेविंग्स, ये भी रुपीज में है, ये भी रुपीज में है, ठीक है। फिर यहाँ पर लिखेंगे इनकम माइनस सेविंग्स, ठीक है। तो इक्वल क्या होगा, एक्सपेंडिचर, अब ये डिवाइड कर दिया और एक्सपेंडिचर का रेशियो में पता है, रेशियो भी डिवाइड फॉर्म में होता है, इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 7/9। बोलो ये चीज समझ में आया, ये जो लिखा है ये क्लियर है, इसका मतलब क्या है, 4x माइनस 50, 5x माइनस 50 इक्वल टू 7/9, ये कैसे हुआ ये समझ में आए। Yes, Yes, ma'am. ma'am. समझ में तो आना चाहिए। देखो 4x और -50, ये मेरा क्या बता रहा है, ये मेरा एक्सपेंडिचर बता रहा है। एक्सपेंडिचर का रेशियो मुझे पता है 7:9, जैसे बोल रहा है कि 270 बॉयज है स्कूल में और 960 गर्ल्स है, तो फिर रेशियो कितना हो जाएगा, 27:96 करने से जितना आएगा, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पर लिखा। अब इसको सॉल्व करने से तुम लोग को पता चल जाएगा जो तुम लोग को चाहिए, x चाहिए ना। अब सॉल्व करो, 9 × 4x, 36x माइनस 450, 35x माइनस 350, ठीक है। तो 36x माइनस 35x इक्वल टू 450 माइनस 350, तो ये हो गया x इक्वल टू 100। क्या x ही हमारा आंसर हो जाएगा। मंथली इनकम पूछा है, क्या मंथली इनकम 100 बोलेंगे, बोलो मंथली इनकम कितना बोलेंगे। X into 4 and x into 5. मतलब 4 × 100, x तो निकल गया, हाँ, तो 400 और 500, ये हम लोग का मंथली इनकम हो गया, यही पूछा था, ठीक है, मंथली इनकम यही पूछा था। आप देख लो 400 इनकम है और सेविंग्स अगर 50 है,
तो एक्सपेंडिचर कितना है पहले वाले का, 400 से 50 हटाओ कितना होता है 350, और 500 से 50 हटाओ कितना होता है 450। इसका रेशियो बनाओ, देखो 5759, 7:9 एक्सपेंडिचर का रेशियो निकल के, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट यहाँ पर आते हैं, ये वाला क्वेश्चन बोल रहा है द रेशियो ऑफ द प्राइसेस ऑफ टू हाउसेस वाज 16:23। दो घर का जो रेशियो है, प्राइस मतलब दो घर है, एक दोनों का प्राइस का रेशियो 16:23 है। मतलब ये देखो एक घर है, और ये भी एक घर है, ठीक है। ये दोनों घर का अपना अपना एक प्राइस है जिसका रेशियो है 16:23। इन दोनों के प्राइस का रेशियो बताया, बट प्राइस नहीं बताया, ठीक है। रेशियो बताया प्राइस का 16:23। 2 years लेटर, मतलब आप 2 साल बाद, व्हेन द प्राइस ऑफ द फर्स्ट हैज इंक्रीज्ड बाय 10%, बोल रहा है कि इस घर का प्राइस प्लस 10% हो जाएगा, मतलब जो भी प्राइस है 10% बढ़ जाएगा, ठीक है। एंड दैट ऑफ सेकंड बाय 477, और सेकंड का कितने से बढ़ेगा 477। देखो सेकंड वाले का प्राइस हमें बताया है, कैसे बढ़ेगा वो रुपीज में बताया, बताने का तरीका अलग है, ठीक है। इसको रुपीज में बताया कि इतने रुपीज से बढ़ेगा, इसको परसेंटेज में बताया कि 10% बढ़ेगा, ठीक है। फिर क्या बोला है, फिर बोल रहा है कि द रेशियो ऑफ द प्राइजेस बिकम्स 11:20। अच्छा, ये जो चेंजेस हुआ इसके बाद बोल रहा है प्राइस का रेशियो हो जाएगा 11:20। मतलब ये जो चेंजेस होगा ना, तो दोनों का प्राइस बढ़ेगा तो प्राइस में चेंजेस हुआ, चेंजेस होने के बाद जब हम लोगों ने रेशियो निकाला तब वो 11:20 हुआ। फाइंड द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द टू हाउसेस, मतलब इसका ओरिजिनल प्राइस क्या था वो हमें निकालना है। तो ओरिजिनल प्राइस हमें निकाल के देना है, तुम लोग कैसे निकाले, तो बोलो अभी जो एक्स हम लोगों ने माना था वैसे ही मान के करेंगे। तो इसमें से ओरिजिनल प्राइस कौन सा वाला है, मतलब ओरिजिनल प्राइस तो हमें कहीं पर भी नहीं है, प्राइस का रेशियो है। तो ओरिजिनल प्राइस का रेशियो कौन सा वाला है, ये वाला कि ये वाला, 16:23 या 11:20? बोलो, मेरा क्वेश्चन नहीं समझ रही हूँ, पता नहीं क्यों नहीं समझ में आ रहा, क्योंकि ये सबसे आसान चैप्टर होता है, इसमें मुझे मैक्सिमम आंसर मिलता है नॉर्मली। यहाँ पर ये पहले से 16:23 था और ये चेंजेस के बाद इतना हुआ, तो मेरा तो क्वेश्चन बस इतना ही है कि कौन सा, मतलब जो है ओल्ड प्राइस रेशियो है और कौन सा न्यू प्राइस रेशियो है। ओल्ड मतलब ओरिजिनल, ओरिजिनल मतलब चेंज होने के, 16:23, ठीक है। तो अगर मुझे आंसर निकालना है तो मुझे एक्स कहाँ पर अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि हम एक्स मान के करेंगे ना, तो मुझे एक्स किस पे लगाना चाहिए। मुझे पूछा है ओरिजिनल, जैसे मुझे पूछा था इनकम कितना होगा, देखो मुझे पूछा था इनकम कितना है तो मैंने इनकम के रेशियो पे एक्स लगाया था। मुझे पूछा है अब क्वेश्चन में कि ओरिजिनल प्राइस कितना है, तो मुझे क्वेश्चन में पूछा है ओरिजिनल प्राइस कितना है दोनों घर का, ठीक है। ओरिजिनल प्राइस कितना है तो मुझे एक्स कौन से वाले रेशियो पे लगाना चाहिए। 16:23। ऑब्वियसली उसमें लगाना चाहिए, अभी तो पूछा ओरिजिनल कौन सा, आंसर दिया था तुमने 16:20, ठीक है। तो लेट द ओरिजिनल प्राइस बी 16x एंड 23x, ठीक है। अच्छा, अब ये 16 वाला 10% बढ़ गया है, तो न्यू प्राइस कितना हो रहा है, न्यू प्राइस दोनों का कितना होगा। ये 16x वाला जो है उसका प्राइस अब कितना हो जाएगा, अगर 10% बढ़ गया है तो कितना होगा, कैसे लिखेंगे। 16x into 10/100. 16x इंटू 10/100 करने से इंक्रीज वैल्यू आएगा, प्राइस कितना होगा 16x प्लस 16x इंटू 10/100 होगा ना। जैसे किसी चीज का दाम पहले 10 रुपए था, वो अभी 10% बढ़ गया, तो उसका प्राइस अभी कितना है। एक पेन पहले 10 रुपए का मिलता था, अगर अभी वो 10% बढ़ गया तो वो कितने रुपए का मिलेगा बोलो। अगर 10 पे सिर्फ 10% करोगे तो कितना आएगा बोलो, 1 रुपया। तो अभी पेन का प्राइस 1 रुपया है कि 1 रुपया से बढ़ा है, और अभी पेन का प्राइस फिर कितना है 11. 11। तो वो निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 10
प्लस 10 × 10/100 करना पड़ता है। तो सेम यहाँ पर भी वही चीज करेंगे, पहले 16x था तो पहले का प्राइस तो रहेगा ही, एडिशन कितना हुआ उसमें दिस वो वाला ये पॉइंट है, ठीक है। तो अभी ये कितना हो जाएगा, ये कैलकुलेट करे से देख लो कितना होगा, ये 16x प्लस ये हो जाएगा 1.66, तो ये हो जाएगा 17.66, ठीक है। ये हो गया रुपीज में आंसर। और ये वाला कितना हो जाएगा, 23x था और उसमें कितना ऐड करें बोलो, ये रुपीज है, कितने से बढ़ा है, ये तो दिया हुआ है, कितना ऐड करें, इतना बड़ा है ट्वेंटी रुपीज साइन 477, ठीक है, ये इतने से बड़ा है, ये रुपीज है 477। अगर कोई चीज का प्राइस पहले 23x था, वो 477 से बढ़ा है तो इतना हो जाएगा, ठीक है। पहले कोई चीज 10 रुपए था, ठीक है, मान लो रेशियो में था तो मैंने 10x माना, अभी वो 2 रुपए से बढ़ गया तो 10x + 2, इसमें और हम क्या समझाएं, पता नहीं, इसमें तो समझाने वाला मुझे नहीं लगता है कुछ है। अच्छा, अब यहाँ पर दोनों न्यू प्राइसेस हमें मिल गया, न्यू प्राइसेस का रेशियो बताइए 11:20, मतलब हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 17.6x डिवाइडेड बाई 23x प्लस 477 इक्वल टू 11/20 होगा, बोलो ये ठीक लगा, समझ में आया, यस मैम। ठीक है। अब मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 11 23x प्लस 477 20 × 17.6x, ठीक है। तो देखो 23 × 11 253x प्लस 477 × 11, तो ये हो जाएगा 5247, 20 × 17.6, तो ये हो गया 352x माइनस 253, तो ये हो गया 99x, मतलब 5247 352x माइनस 253x 5247 इक्वल टू 99x, therefore x इक्वल टू 5247/90। 53 आंसर आया, ठीक है। हम लोग को पूछा था ओरिजिनल प्राइस कितना है, तो ओरिजिनल प्राइस कितना बोलेंगे, क्या 53 बोलेंगे, नहीं, उसमें मल्टीप्लाई करके बताना पड़ेगा ओरिजिनल प्राइस, ठीक है। तो ओरिजिनल प्राइस कितना हो जाएगा, ओरिजिनल प्राइस हो जाएगा 16 × 53, ये देखो 16x माना था और एक 23x, 23 × 53, ये करने से जितना आएगा उतना ही आंसर, इंटू 16 × 53 848 और 23 × 53, तो ये हो गया 1290, ये हो गया प्राइस, ठीक है। ओरिजिनल प्राइस इतना इतना था, इसका रेशियो करोगे तो 16:53 ही, सॉरी 23 ही आएगा, ठीक है। अब ये वाला एग्जाम्पल 3 बोल रहा है कि फाइंड इन व्हाट रेशियो विल द टोटल वेजेस ऑफ द वर्कर ऑफ ए फैक्ट्री बी इंक्रीज और डिक्रीज, हमें ये बताना है कि कितने रेशियो में टोटल वेजेस वर्कर ऑफ ए फैक्ट्री, फैक्ट्री में वर्कर का टोटल वेजेस इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है इफ देयर बी ए रिडक्शन इन द नंबर ऑफ वर्कर इन द रेशियो ऑफ 15:11 एंड एन इंक्रीमेंट इन देयर वेजेस इन द रेशियो ऑफ 22:25। ये क्वेश्चन थोड़ा बोल सकते हैं अलग तरीके का, बाकी एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था कि हम लोगों को नहीं समझ में आ रहा है, ऐसा होना नहीं चाहिए, ठीक है। ये भी समझ में आएगा, लेकिन हाँ इसमें बहुत सारा पॉइंट है, ये बोल सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला बात है, हमें क्या निकाल के देना है कि रेशियो बता रहा है, रेशियो निकाल के देना है टोटल वेजेस का, ठीक है। तो सबसे पहला बात है, ये टोटल वेजेस चीज होता क्या है, ठीक है। टोटल वेजेस का मतलब है हम लोग लेबर को जो पेमेंट करते हैं उसे हम लोग बोलते हैं वेजेस। अब टोटल वेजेस मतलब फैक्ट्री में जितने लोग काम कर रहे हैं उनको जो पेमेंट मिल रहा है उसका टोटल, उसको बोलते हैं टोटल वेजेस। अब बोलो कि हम लोग वेजेस कैसे निकालेंगे, जैसे कि मान लो ये एक वर्कर है, ठीक है,
एक वर्कर है, इसको हम लोग देते हैं डेली का 500 रुपए, ठीक है, डेली का 500 रुपए। ऐसे हमारे ऑर्गेनाइजेशन में 10 वर्कर है, ठीक है, तो हमें टोटल कितना पेमेंट करना पड़ेगा? अगर एक वर्कर को एक दिन का 500 रुपए देते हैं, तो ऐसे 10 वर्कर को अगर हम लोग पेमेंट करेंगे तो हमें टोटल कितना पेमेंट करना पड़ेगा? 5,000. 5000। तो इसको हम लोग बोलेंगे टोटल वेजेस। अब कैसे निकाला? नंबर ऑफ वर्कर इनटू वेजेस, इसको वेजेस बोलते हैं। वेजेस मतलब डेली का जो पेमेंट होता है। तो कैसे निकाला टोटल वेजेस? नंबर ऑफ वर्कर इनटू वेजेस, ठीक है। तो टोटल वेजेस कैसे निकलेगा? नंबर ऑफ वर्कर, जितने लोग हैं, इनटू यहां पर लिखेंगे वेजेस, ठीक है। वेजेस, वेजेस क्या है? डेली बेसिस पे जो मिलता है, ठीक है, तो ये डेली बेसिस का वेजेस। अब हमें ये इसका रेशियो निकाल के देना है, टोटल वेजेस ऑफ द वर्कर ऑफ ए फैक्ट्री। अब बोल रहा है क्या रेशियो निकालना है? कौन से रेशियो में टोटल वेजेस ऑफ ए वर्कर जो है फैक्ट्री का वो इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है। मतलब ये टोटल वेजेस अगर इंक्रीज हो रहा है तो कौन से रेशियो में, अगर डिक्रीज हो रहा है तो कौन से रेशियो में, वो हमें बताना है। इफ अगर देयर बी अ रिडक्शन इन द नंबर ऑफ वर्कर इन द रेशियो ऑफ 15:11, यहाँ पर क्या हो रहा है? नंबर ऑफ वर्कर रिड्यूस हो रहा है। इस क्वेश्चन में बोला है नंबर ऑफ वर्कर डिक्रीज हो रहा है, वो हमें पता है। नंबर ऑफ वर्कर क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। कौन से रेशियो में? यहाँ पर 15:11 में। इस ऑर्गेनाइजेशन में वर्कर 15:11 में डिक्रीज हो रहा है। और बोला है एंड इंक्रीमेंट इन देयर वेजेस इन द रेशियो 22:25, और वेजेस में इंक्रीमेंट हुआ है। वेजेस मतलब जो पेमेंट करते हैं ना, उसमें इंक्रीमेंट हुआ है वेजेस के रेशियो में। कौन से रेशियो से? 22:25। अगर ये सिचुएशन है कि वर्कर कम होते जा रहे हैं बट पेमेंट बढ़ता जा रहा है, कौन से रेशियो में? ऐसे रेशियो में, ठीक है। तो हमें ये बता के देना है कि टोटल वेजेस में फिर क्या इम्पैक्ट आएगा, ये हमें बताना है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोगों को क्या करना है? हम लोग इसके लिए ऐसे करेंगे कि हम लोग ये फाइंड आउट करेंगे कि कितने वर्कर है ऑर्गेनाइजेशन में और कितना वेजेस दिया जा रहा है। हमें तो कुछ बोला नहीं है, तो हम लोग मान लेते हैं कि नंबर ऑफ वर्कर एक्स है और जो वेजेस है वो वाई है, या फिर उल्टा भी मान सकते हो, जैसा ठीक लगे, ठीक है। इसमें कोई रूल्स नहीं होता है, हम ऐसे मान लेते हैं। लेट एक्स बी द नंबर ऑफ वर्कर, नंबर ऑफ वर्कर एंड रुपीज वाई बी वेजेस पर वर्कर, ठीक है। मतलब एक एक वर्कर को कितना मिलता है? वाई। जैसे मैंने एग्जांपल दिया 10 वर्कर, यानी वो एक्स के साथ सिमिलर हो गया, और ₹500 पर डे, तो ये हो गया ₹वाई वेजेस पर वर्कर। एक एक वर्कर को हम लोग ₹वाई करके दे रहे हैं। तो इसके बेसिस पे मुझे बोलो टोटल वेजेस कितना होगा। मैंने 10 और 500 बोला तो तुम लोगों ने आंसर दिया 5000, सही था। तो अगर फैक्ट्री में एक्स लोग काम करते हैं और उन्हें वाई रुपीस करके पेमेंट होता है, तो टोटल वेजेस कितना होगा? XY. एक्स वाई, एक्स इंटू वाई, ठीक है। तो ये हो जाएगा ₹XY। जैसे वो ₹5000 था, वैसे ₹XY, ठीक है। अब वर्कर रिडक्शन हो रहा है, तो यहां पर लिखेंगे आफ्टर रिडक्शन नंबर ऑफ वर्कर बी। बोल रहा है, मैंने ये क्या लिखा? रिडक्शन जो हो रहा है ना वर्कर का, रिडक्शन होने के बाद कितना वर्कर बचेगा, तो कैसे निकालेंगे? तो वो रौनक वाला एग्जांपल देखो, वहां पर लिखा हुआ है कि अगर कोई भी चीज कम या ज्यादा किसी रेशियो में हो रहा है, ठीक है, तो नया क्वांटिटी कैसे निकालते हैं? नया क्वांटिटी निकालते हैं ओरिजिनल डेटा इंटू बी बाई ए करके, ठीक है। तो अगर वर्कर रिड्यूस हो रहा है, पूरा वर्कर कितने हैं? एक। तो ये वर्कर अगर रिड्यूस हो रहे हैं तो अभी कितने वर्कर है, तो वो हम लोग कैसे निकालेंगे? बोलो, मैंने बता दिया कहाँ से देख के बताना है, तो थोड़ा देखो, कोशिश करो और बताओ क्या आंसर होगा। 11x/15। मतलब 11/15 इंटू एक्स होगा, क्योंकि ओरिजिनल एक्स वर्कर है, मुझे बी बाई ए करना है, तो इसमें ए 15 है, बी 11 है, तो ये हो गया 11x/15। मतलब रिडक्शन होने के बाद इतने सारे वर्कर होंगे, ठीक है। और वेजेस बढ़ने के बाद कितना हो जाएगा, तो वो लिखेंगे आफ्टर इंक्रीमेंट, आफ्टर इंक्रीमेंट वेजेस पर वर्कर बी, ठीक है। मतलब इंक्रीमेंट हो रहा है वेजेस में, इंक्रीमेंट होने के बाद वेजेस कितना हो जाएगा। तो मैंने देखो वो रौनक वाला एग्जांपल के ऊपर जो लिखा है वहां पर लिखा है वो इंक्रीमेंट और डिक्रीज दोनों
केसेस के लिए वही वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो पहले वर्कर को वेजेस कितना मिलता था, ₹2, अगर वो भी बढ़ गया है तो बढ़ने के बाद कितना होगा, बोलो कितना होगा, कैसे निकालोगे? 25y/22. 25 डिवाइडेड बाई 22 इंटू वाई, यानी कि 25y/22। ठीक है, जैसे वहां पर था ओरिजिनल डेटा इंटू b/a, वही करना है तो वही कर लिया। ठीक है, ये रुपीस होगा। ठीक है, और ये हम लोग का नंबर ऑफ वर्कर। तो देखो, जो वर्कर पहले x था वो वर्कर 11x/15 हो गया, जो वेजेस पहले y था वो वेजेस अभी 25y/22 हो गया एक एक वर्कर के लिए। तो ये कंडीशन अप्लाई होने के बाद बोलो कि नाउ टोटल वेजेस कितना है, नाउ टोटल वेजेस बोलो कितना हो जब, हाँ बोलो। 11x/15 into 25y/22. सही, बिल्कुल सही। ठीक है, जैसे ये निकाला एक्स इंटू वाई, क्योंकि रूल्स क्या है, क्या सिखाया मैंने, नंबर ऑफ वर्कर इंटू वेजेस। ठीक है, तो यहाँ पर भी वही नंबर ऑफ वर्कर इंटू वेजेस। अब ये मल्टीप्लाई करके देख लेंगे कितना हो रहा है। तो ये 11 से कैंसिल आउट कर देते हैं, आसान हो जाएगा थोड़ा। ये 2 हो गया, ये 3 और ये 5, मतलब हम लिख सकते हैं 5xy डिवाइडेड बाई 6। ठीक है, ये मैंने कैंसिल आउट करके कर दिया। ठीक है, अच्छा अब हमें क्या करना है, अब देखो, अब हमें कंपेयर करना है कि पहले था एक्स वाई, अभी हुआ है 5x/6। तो हमें ये बताना है कि फैक्ट्री का जो टोटल वेजेस है वो क्या हुआ है, रेशियो में क्या चेंजेस हुआ है, इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज। बोलो, पहले एक्स वाई था, अभी 5xy/6 हुआ है। तो एक्स वाई बड़ा है कि 5x/6 बड़ा है, तो उससे तो पता करोगे ना कि बड़ा है कि घटा है। यहाँ पर कुछ नहीं, मतलब 1 है। ठीक है, अगर एक्स वाई को भूल जाते हो तो ये ₹1 है। ठीक है, इधर से भी एक्स वाई को भूल जाओगे तो ये ₹5/6 है। बोलो कौन बड़ा है, 5/6 बड़ा है X कि by एक्स बड़ा है? ठीक है, 5/6 का मतलब तो कम होता है। देखो 5/6 कितना हो जाएगा, 5 डिवाइडेड बाई 6 करके देखो 0.83। तो ₹1 बढ़ा कि 0.83 बढ़ा, ऑब्वियसली ₹1 ज्यादा होता है। ठीक है, तो इसका मतलब हम लोग का वेजेस क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। तो हम लोग क्या लिखेंगे, द रिक्वायर्ड रेशियो in which the total wages डिक्रीज। जैसे ये आंसर पता होना चाहिए ना कि इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज हुआ, कैसे पता करेंगे, ₹1 और 5/6, तो ₹1 ज्यादा तो कम हो गया है, तो वेजेस डिक्रीज हुआ है। तो पहले एक्स वाई लिखना पड़ेगा, क्योंकि आउट ऑफ एक्स वाई मतलब ₹1 था पहले, अभी 0.83 हुआ है। तो ये एक्स वाई पहले जाएगा, अभी हुआ है 5xy/6। अब इसका रेशियो निकालना है, तो एक्स वाई हटा दो, 1:5/6। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करना है, तो कैसे करेंगे, तो डिनोमिनेटर में इधर कुछ नहीं, मतलब 1 है, 1 और 6 का एलसीएम कितना होगा बोलो, 6. 6 होगा। तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो गया 6 और ये हो गया 5, तो आंसर क्या आ जाएगा, 6:5। ठीक है, आंसर हो गया हम लोग का 6:5, इस तरीके से। ठीक है, अच्छा अब यहाँ से एक एक करके पूछते जाते हैं। तो सबसे पहले बोला है यहाँ पर द इनवर्स रेशियो ऑफ 11:15। बोलो 11:15 का इनवर्स रेशियो कितना है, 15:11. मतलब ऑप्शन ए आंसर। ठीक है, द रेशियो ऑफ टू क्वांटिटीज इज 3:4। दो क्वांटिटी का रेशियो 3:4 है, एंटीसीडेंट 15 है, तो कंसिक्वेंट कितना होगा, 20. एंटीसीडेंट मतलब, 20. हाँ देखो इसमें इसका मतलब कितना मल्टीप्लाई किया है, 5, तभी वो 15 हुआ है, तो इसमें भी 5 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अगर फर्स्ट टर्म 15 है तो सेकेंड टर्म कितना होगा, 20 होगा। तो आंसर कितना हो जाएगा, डी। ठीक है, द रेशियो ऑफ क्वांटिटीज इज 5:7 इफ द कंसिक्वेंट ऑफ इट्स इनवर्स इज 5 देन एंटीसीडेंट। तो यहाँ पर कुछ बोल रखा है, ठीक है, तो उसको ध्यान से थोड़ा सा पढ़ के मुझे आंसर। 7. 7 यानी सी। अच्छा देखो, बोल रहा है कि 5:7। ठीक है, तो इसका इनवर्स करेंगे तो 7:5, उसका कंसिक्वेंट मतलब 5, तो उसका एंटीसीडेंट क्या होगा, 7 होगा। तो देखो क्या बोला था, द रेशियो ऑफ क्वांटिटीज इज 5:7, द कंसिक्वेंट ऑफ इट्स इनवर्स रेशियो। तो इसका इनवर्स रेशियो कितना, 7:5, इसका कंसिक्वेंट कितना,
5 आ रहा है, बोल भी दिया है, तो एंटीसीडेंट कितना होगा 7। तो सीधा बात है, इनवर्स करेंगे तो कंसीक्वेंट एंटीसीडेंट हो जाएगा, एंटीसीडेंट कंसीक्वेंट हो जाएगा। तो सही है, आंसर हम लोग का सी होगा। तो 1 का आंसर ए यहाँ लिख देते हैं, 1 का आंसर ए, 2 और 3, ठीक है। 1 का आंसर ए, 2 का आंसर कितना दिया हम लोगों ने, डी, और ये हो गया सी। 4th नंबर, the ratio compounded of 2:3, 9:4 और 5:6 and 8:10, ये सबका कंपाउंड करके बताओ कितना होगा। 1:1. 1:1, ठीक है। 2:3, 9:4 मतलब 2/3, 9/4, कंपाउंड का मतलब मल्टीप्लीकेशन, 9/4 और 5/6 और 8/10, तो 5/6 और 8/10 देख लेते कितना आ रहा है, 1:1 आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर हो जाएगा ये 3, ये हो गया 4, 2, ठीक है, ये हो गया 2, 2, 2 कैंसिल, 2, 2, 2 कैंसिल, 1:1, सही है, 1:1 होगा। 4th नंबर का आंसर 1:1 यानी कि ए, ठीक है। अच्छा, 5th नंबर, 5th नंबर में बोला है द डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 3:4, बोलो डुप्लीकेट रेशियो कैसे निकलता है, कॉपी से देख के बताओ। 3:4 का डुप्लीकेट क्या होगा। 9:16. हाँ, स्क्वायर करने से डुप्लीकेट होता है, तो 3 और 4 का स्क्वायर 9:16, मतलब ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। 6th नंबर में बोला है सब डुप्लीकेट ऑफ 25:36, तो वो सब डुप्लीकेट कैसे करा जाता है, देखो, देख के मुझे बताओ। 5:6. हाँ, 5:6 रूट करना पड़ेगा 25 और 36 का, मतलब आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। √25 और √36 मतलब 5:6 यानी डी। अच्छा, द ट्रिप्लीकेट ऑफ 2:3, बोलो ट्रिप्लीकेट कितना होगा 2:3 का। 8:9. 8:27, 3 क्यूब 2 क्यूब है ना, 2 क्यूब इज टू 3 क्यूब मतलब 8:27, यानी कि ऑप्शन ए है शायद। हाँ, अच्छा, सब डुप्लीकेट ऑफ, सब ट्रिप्लीकेट ऑफ 8:27, 8:27 का सब ट्रिप्लीकेट। 2:3. 8 और 27 का सब ट्रिप्लीकेट का मतलब ये क्यूबिक फॉर्म, ठीक है। और क्यूबिक फॉर्म को कैसे सॉल्व किया जाता है, मैंने तो कुछ दिन क्या, लास्ट क्लास या उससे पहले क्लास में स्टैटिस्टिक्स में बताया ही था, ये रहा, आज भी बताया, रेशियो इस तरीके से इसे सॉल्व किया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया 2 क्यूब, ये हो गया 3 क्यूब, मल्टीपल पावर जो है कैंसिल आउट हो जाता है, तो ये हो गया 2:3, और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 × 1/3 हो जाएगा, ठीक है। चलो एक बार लिख ही देते हैं यहाँ पर, देखो हम तो लिखते ही रहते हैं, बट तुम लोग को भी प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ये हो गया 2:3, तो 8th का आंसर हम लोग का हो जाएगा सी। 9th नंबर, द रेशियो कंपाउंडेड ऑफ 4:9 एंड डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 3:4, हमें कंपाउंड करना है 4:9 और डुप्लीकेट ऑफ 3:4, तो बोलो कंपाउंड में क्या क्या लिखे, पहले ये बताओ। एक तो 4/9 लिखेंगे, और मल्टीप्लाई किससे करेंगे, डुप्लीकेट ऑफ 3:4, तो डुप्लीकेट ऑफ 3:4 कितना होगा, 9/16. 9/16, ठीक है। तो अब इसमें आंसर कितना आ जाएगा, 9 9 कैंसिल आउट, ये 4, 1/4, तो कौन सा आंसर आएगा, 9 का ए, ठीक है, 9 का ए आ गया। 10th नंबर में देखते हैं, बोल रहा है कि द रेशियो कंपाउंडेड ऑफ 4:9, डुप्लीकेट ऑफ 3:4, ट्रिप्लीकेट ऑफ 2:3 एंड 9:7, तो हमें क्या क्या कंपाउंड करना है, 4:9 पहले ये लिखेंगे, कॉमा देके बोला है डुप्लीकेट ऑफ 3:4, तो बोलो 3:4 का डुप्लीकेट क्या होता है, 9:16. मतलब 3² और 4², ये लिख दिया इनटू ट्रिप्लीकेट ऑफ 2:3, तो क्या लिखेंगे 2:3 का ट्रिप्लीकेट, 8:27. हाँ 2 क्यूब 3 क्यूब, एंड
एंड बोला है 9:7, ये एंड इसके साथ जुड़ा हुआ नहीं है कि ट्रिप्लीकेट ऑफ दिस वन एंड दिस वन, ट्रिप्लीकेट ऑफ दिस एंड 9:7 वो अलग ही है, मतलब 9/7। ठीक है, अब इसका आंसर निकालना, तो 9 कैंसिल आउट कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर हो गया 3 स्क्वायर और यहाँ पर 3 क्यूब, तो ये 3 बचा। ठीक है, यहाँ पर 4, ये 4 बचा, ये हो गया 8 और यहाँ पर हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो गया, ये 2 स्क्वायर, मतलब ये 4 है, ये 8 है, मतलब यहाँ पर 2 बचेगा। ठीक है, तो ये हो गया 2/20। मैंने अपने हिसाब से निकाला, तुम लोग अपने हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हो। 2/21 मतलब ऑप्शन सी हो जाएगा, 10th का आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, ऐसे पढ़ के करना पड़ेगा। फिर बोला है 11th नंबर में, देखो द रेशियो कंपाउंडेड ऑफ डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 4:5, ट्रिप्लीकेट रेशियो 1:3, सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 81:256 एंड सब ट्रिप्लीकेट ऑफ 125 512 इज। ठीक है, तो हम एक एक पूछ रहे हैं क्या करना पड़ेगा। बोला रेशियो कंपाउंड करना है किसका, डुप्लीकेट ऑफ 4:5, तो पहले बोलो डुप्लीकेट ऑफ 4:5 कितना होगा। 16/25. हाँ, मतलब 4 स्क्वायर बाई 5 स्क्वायर, मल्टीप्लाई किसके साथ करना है, ट्रिप्लीकेट ऑफ 1:3, मतलब 1 क्यूब, 1/27. हाँ 1/27, 1 क्यूब 3 क्यूब लिख दिया। सब डुप्लीकेट ऑफ 81 और 256, तो 81 और 256 का सब डुप्लीकेट कैसे होगा, ऐसे। ठीक है, और सब ट्रिप्लीकेट ऑफ 125 और 512, 125 और 512 का सब ट्रिप्लीकेट कैसे लिखेंगे, क्यूबिक रूट बोलते हैं इसे, क्यूबिक रूट ऑफ दिस वन। बोलो, ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब कैलकुलेशन, तो 16, 25, 127, बोलो 81 का रूट कितना होगा और 256 का रूट कितना होगा। ये तो कैलकुलेटर खुद बताएगा। 81 का रूट 9 होता 9. है, हाँ, और 256 का रूट 16, 16. और 125 का क्यूब बोला है, तो वो कैसे पता करोगे, तो देखो कैसे पता करोगे कि कौन सा ऐसा डेटा है जिसे 3 बार मल्टीप्लाई करने से 125 आएगा। तो 1 देखो, 1 × 1 × 1 होना पॉसिबल नहीं है, 2 × 2 × 2 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, 4 देखो नहीं होगा। उसके बाद वाला देखो 5 होता है कि नहीं, क्योंकि 5 पीछे 5 आ रहा है, तो चांसेस है कि हो सकता है। तो बोलो 5 क्यूब. 5 क्यूब। ठीक है, और 512 का कैसे देखोगे, देखो 5 क्यूब में तो 125 आया, तो अब 6 का क्यूब देखो कितना आता है, ये कैलकुलेटर उठाओ और ऐसे देखो, 6 × 6 × 6 आता है 216 आ रहा है, नहीं होगा। 7 का क्यूब देखो, 7 × 2 नहीं हुआ। 8 देखो, 2 3 हुआ, मतलब 8 का क्यूब होगा। तो कैसे चेक करना है, इस तरीके से। अब इसको हम लोग कितना लिखेंगे, ये देखो, ये हो गया 9 से कैंसिल आउट करो, ये 3 हो गया, 16 कैंसिल आउट, तो 1/25 इंटू 1/3 इंटू 1/1 मतलब 1 इंटू 5 क्यूब टू दी पावर 1/3, तो 3 कैंसिल आउट, 3 एंड 1/3 कैंसिल आउट, ये 5 बचा और यहाँ 8 बचा। ठीक है, तो ये 5 से 25, तो 1 कितना हो जाएगा, 24 × 5, देखते हैं कितना होता है 24 × 5, तो ये हो गया 120, तो देखते हैं 1/120, ये आंसर डी होगा, नन ऑफ दिस। 11 का आंसर डी, नन ऑफ दिस हो। ठीक है, तो ये इस तरीके से कैलकुलेट। ठीक है, तो ये इतना करते हैं, बाकी यहाँ पर देखो 25 तक है, जो कि छोटा छोटा क्वेश्चन है काफी सारा। ठीक है, तो इसके बाद ये 12 से जो है तुम लोग घर पे ट्राई करके देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 से लेके 25 तक। ठीक है, ट्राई करके देख सकते हो, हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो हम लोग तो करेंगे क्लास। ठीक है, फिर आज इतना ही करते हैं। Bye, ma'am. Yeah. That's